मरने के बाद काटने का फ़ायदा ही क्या है कि इसके अलावा उनको कुछ समझ में भी तो नहीं आता है ना। और वो पहले ऐसे काम करते हैं करवाने के लिए। मुझे यहाँ छोड़ दो, एक AK और कुछ आमनेशन दे दो, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। ऐसा लगा एक गोली भी आई है, तो मैंने बोला देखा कोई है। अच्छा ये भी नहीं पता था हमको कि माइन फटा है। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था मेरा पैर उड़ा हुआ है। मेरा पैर गिरा होगा 10 फीट के आसपास। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला पूरी बॉडी चलनी है, तुम बोल रहे कुछ नहीं हुआ। तो आप पहाड़ से गिर रहे हो? हाँ। और स्ट्रेचर नहीं छोड़ा इन्होंने? स्ट्रेचर नहीं छोड़ा दोनों ने। जिसके पीठ पे मैं बैठा था उसने अपने पटके से मुझे बांधा हुआ था और मेरे एक हाथ में AK और एक हाथ में अपनी IV थी। जंगल का बिहेवियर। और भीख में ही तो दे रहे हैं उनको, जो गोलियां दे रहे हैं ना वो भीख में ही दे रहे हैं। कारगिल में तो क्या क्या कर दिया था उन्होंने, पूरी बॉडी अस्त व्यस्त कर दी थी। वहां से बच के आ भी जाते हैं इतना कुछ करके, और यहाँ पे आके जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना, बड़ा गुस्सा भी आता है। और मतलब दिल ये भी सोचता है कि यार इन लोगों के लिए फिर हम ऐसा कर रहे हैं। जी वेलकम टू द शो। सर जय हिंद। जय हिंद। तो पहले तो आपके ऑडियंस को, आपको और आपके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको मेरी तरफ से जय हिंद और शुभकामनाएं, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको पता है एक चीज़ बताता हूँ जेन्युइनली, वो ये है कि मेरी बात करी आपने मेरे ऑडियंस की और मेरी टीम की। हम इतनी इज्जत करते हैं ना स्पेशल फोर्सेस वाले लोगों की। कुछ तो मेरी पर्सनल अफिनिटी है उनके साथ, स्पेशल फोर्सेस क्या आर्म फोर्सेस की, कुछ एक अलग लेवल की ही रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए। मतलब मैं चाहे जो मर्जी कोई बोलता रहे, ऑन द बिहाफ ऑफ माई ऑडियंस आई हैव द डीपेस्ट रिस्पेक्ट। जो आपने किया है हमारे लिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कर सकता है। इट कांट बी डन। मैंने सरकार की, आई वर्क इन द गवर्नमेंट, इन 11 साल मैंने IRS में काम किया है और मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है जो कि सरकार में काम करते हैं। ये नहीं हो सकता जो आप लोग करते हो। वॉट यू डू इज़ एक्सेप्शनल। और आपने बताया आपकी एक स्टोरी है, मतलब आपने अपनी टांग खोई है, और आपकी टांग कटने से पहले बिफोर यू लॉस्ट योर लेग आप 8 बारी मरते मरते बचे हो। सवाल ये है कि आपने कितनों को मरने से बचाया है, उसका हिसाब पता नहीं कोई देता है नहीं देता है ना। कितनों को मरने से बचाया आपने। जितने टेररिस्ट को आपने ऊपर भेजा है वो कितनों को मारते। हाउ मेनी लाइव्स ओ ग्रेटिट्यूड टू यू। आपने मुझे बताया, मैं जानता हूँ। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने मन की बात में आपकी मेंशन करी, आपका जिक्र करा, उन्होंने आपके बारे में ट्वीट करा। वो इसलिए करा क्योंकि यू आर एक्सेप्शनल। पर हम आपके शब्दों से सुनेंगे। मैं सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट क्या था पूरी ज़िंदगी का? पहले तो जो आपने बोला कि आप रिस्पेक्ट इतना करते हैं, हाँ ये इंडिया है, यहाँ पे सब ना इमोशनली कनेक्ट होते ही होते हैं, और फौज से तो ज़्यादा ही लोग करते हैं। किसी भी आर्म फोर्सेस से लोग जुड़े रहते हैं, और हमारा जुड़ाव ज़्यादा ही है बाकी देशों के अलावा। तो बाकी मेरा पैर कटना, मेरी ड्यूटी करना, ठोकना, ये सब हमारी ड्यूटीज़ हैं। तो ड्यूटी तो हर कोई करता ही है, और जब सामने आएगा तो फिर थोड़ी ना जाएगा, तो ठोकना तो पड़ेगा। सही बात है। और जब ठोकने के लिए जो वहाँ से आ रहा है तो फिर ठोकने में हमको क्या शर्म है। तो पहला तो ये कि मैंने जितने भी काम किए हैं, ये सब जितनी भी मेरी अचीवमेंट्स जो मैं मानता हूँ, ये मेरी ज़्यादातर पैर कटने के बाद हैं। पैर कटने से पहले मैं नॉर्मल लाइफ अपना एक फ़ौजी, हमारा बस वही ऑपरेशन करना, ठोकना, बस इन्हीं चीज़ों से वास्ता रहता था। बाकी तो हमको ना तो सिविल लाइफ का कुछ पता था, ना हमको कुछ ये पता था कि बाकी बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। तो जैसे मेरा पैर कटा, तो पैर कटने के बाद मुझे लगा कि मेरी लाइफ अब चेंज हो चुकी है। अब मुझे अपना 2 पैर वाले से ना 1.5 पैर वाले रास्ते थोड़े से ढूंढने पड़ेंगे, और मुझे कोई दूसरी लाइन पकड़नी पड़ेगी जिसकी तरफ शिफ्ट होके मैं कुछ ऐसे काम कर सकूं कि मैं अब बिना पैर का होने के बाद भी मैं कुछ अलग, कुछ स्पेशल फील कर सकूं, या फिर कम से कम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ ऐसा काम कर सकूं जो दुनिया को मोटिवेट करे और मुझे भी मोटिवेट करे। पर एक फंडामेंटल सवाल है, आप 5 पैर में थे, ये पैर कटने वाला एपिसोड उसी दौरान हुआ है जब आप थे? नहीं। अच्छा, जैसे आपने पूछा अभी कि मैं 5 पैरा में नहीं था उस टाइम पे, तो हम लोग कुछ डेपुटेशन पे बाहर कुछ साल के लिए काम करने के लिए जाते हैं या ड्यूटी के लिए जाते हैं। जैसे आपकी NSG हो गई या RR हो गया, या और बहुत सारे ऐसे मतलब डिपार्टमेंट होंगे जिनमें हम लोग जाके काम करते हैं। तो ऐसे ही किसी डिपार्टमेंट में मैं बाहर था, और वहाँ पे एक ऑपरेशन के दौरान मेरा ये पैर कटा हुआ है। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि ये पैर कटने वाला इंसिडेंट पैरा SF से पहले हुआ है, बाद में हुआ है? क्या पैर कटने के बाद आप कंटिन्यू करा आपने पैरा SF में? मैंने स्टार्टिंग से पैरा SF ही ज्वाइन किया है, और मैं पैरा सेंटर बेंगलोर से भर्ती हुआ उस टाइम पे, और तब से मैं पैरा SF में ही हूँ।
अभी रिटायरमेंट तक मैंने पैरा सब छोड़ा नहीं है, और मैं पैरा सब में तब से लेके अभी तक मैंने जॉब किया है। ठीक है। तो आप कह रहे हो कि ये पैर के कटने के बाद भी आप एयरएसएफ के ऑपरेशन कर रहे थे? नहीं, उस टाइम पे ड्यूटी चेंज हो जाती हैं। अच्छा। आपको एक्टिव ऑपरेशन में नहीं भेजते हैं। हाँ। लेकिन हालात देख के, और जैसे मुझे करने का कहीं मौका मिला, कहीं आउट ऑफ कंट्री हम लोग थे कहीं पे, और वहाँ पे मुझे मौका मिला तो वहाँ मैंने मतलब इस टाइप का कुछ किया। लेकिन हाँ, इंडिया में यहाँ पे तो ऐसा मौका नहीं मिलता है कि आपको कहीं एक्टिव ऑपरेशन में आपको भेजा जाए, आपको फिर दूसरे काम दे दिए जाते हैं। अच्छा, आपने बताया कि आपका लाइफ का सबसे डिफिकल्ट मोमेंट आप बता रहे थे। सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट मेरा, बस एक दोस्त मेरा जो अभी लेफ्ट कर गया, तो बस उसको कभी याद करते हैं तो हो जाता है, नहीं तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में पैर कटना भी मेरे को आसान लगता है। मतलब पैर कटने में भी इतना मैं दुखी नहीं हुआ जितना मेरा दोस्त जब मेरे से दूर हुआ तब हुआ। मुझे पता है कि आपके दोस्त की कहानी और ये पैर कटने वाली कहानी ये एक ही ऑपरेशन की वारदात है। आई नो। नहीं, ये अलग अलग है। हाँ, ये अलग अलग है, क्योंकि उसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, और बाद में फिर वो कुछ टाइम के बाद वो शहीद हुए हैं। वो शहीद हुए हैं। हाँ, 9 पैरा से शहीद लेसनायक ओम प्रकाश शौर्य चक्र मरणोपरांत, तो उनकी वजह से मैं आज जिंदा बैठा हूँ। और एक दूसरे हैं जो अभी आउट हो रहे हैं इसी महीने, तो मुझे लग रहा है कि वो जल्दी अभी आउट होके और ज्वाइन करेंगे कहीं ना कहीं साथ सिविल में भी। अच्छा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, आप मुझे माफ़ करना अगर गलत निकल आए या आपको बुरा लगे, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। जब पैर कटता है, आपने पैर अपना माइन पे रखा, माइन फट गई, क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको? क्या फील हुआ आपको? दर्द हुआ क्या उस मोमेंट में? देखो, पैर कटा है, दर्द तो होना ही है। हाँ। लेकिन वो मोमेंट ऐसा था कि उसके लिए आपको पूरी स्टोरी जानना ज़रूरी है। कि हम लोग कहीं पे एक ऐसी जगह पे थे जहां आप अपना लास्ट पोस्ट बीच छोड़ के और उसे आगे निकल जाते हैं, और वहाँ पे आपको बैठे बैठे 4-5 दिन हो जाते हैं, और उस 4-5 दिन के बाद आपका कहीं पैर एक माइन पे पड़ जाता है और माइन ब्लास्ट हो जाता है। माइन ब्लास्ट होने के बाद हम 2 लोग रहते हैं वहाँ पे, और दोनों गिर जाते हैं पीछे। और वो 2 मतलब उस टाइम पे हुआ ये रहता है कि एक माइन लगाने के लिए हम लोग जाते हैं वहाँ पे, और वो माइन होता है, उसमें एक डेटोनेटर होता है, उसको डालना पड़ता है। तो वो डेटोनेटर डालना था, वो डेटोनेटर कहीं साइड में गुम हो गया था, और उसको ढूंढने के चक्कर में मेरे दूसरे जो मेरे साथ जो मेरे सीनियर थे वहाँ पे, तो हम दोनों वहाँ पे थे। 3 दिन से वो मैं लगा रहा था, और उस दिन वो मेरे साथ थे। तो जहाँ पे मैं बैठ के लगा रहा था वहाँ पे वो थे, 1 फीट लेफ्ट साइड में मैं उनके था, और वहाँ पे माइन था। अभी माइन्स होते हैं, इनका बड़ा चक्कर होता है। ये क्या करते हैं कि आप, ये पुराने टाइम से माइन लगे होते हैं। हाँ। और ये माइन बारिश के साथ, बर्फ़ के साथ टाइम पे फिसलते रहते हैं। बारिश का जब पानी ऊपर से नीचे स्लाइड करता है तो वो उसके साथ ही माइन पे खिसक जाते हैं, तो ये आके कहीं रुक जाते हैं। और मुझे पता नहीं था मेरा पैर माइन पे है, नहीं पता लगता है। ये मूवीज होती हैं जिनमें पता लगता है, आप सोचते हो कि माइन पे पैर रख दिया, पता लग गया, फिर 2 लोग आएंगे हटाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लिक की साउंड होती है। नहीं, सब बकवास, झूठ है। तो उस टाइम पे जब वो माइन पे मेरा पैर पड़ा था तो मैं तो बैठा था, और मौसम भी शांत था, बिल्कुल जंगल में थे हम लोग, कोई आवाज़ नहीं थी, फिर भी पता नहीं लगा। लेकिन उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मेरा पैर माइन पे है, और मेरे बगल वाले को भी नहीं पता था कि पैर माइन पे है। लेकिन जब मैंने पैर शिफ्ट किया, अपना वेट शिफ्ट किया वहाँ से, तो वो माइन फटा और हम लोग पीछे गिर गए थे। और ये वाले में ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि मुझे ये लग रहा था कि वहाँ पे कोई बंदा है, क्योंकि मुझे वो जंगल का बिहेवियर अलग लग रहा था। तो मैंने बोला भी था साथ वाले को कि यहाँ पे जंगल का बिहेवियर कुछ अलग, चेंज कुछ लग रहा है। और तो उसने बोला कि लगा के भागते हैं फटाफट। जंगल का बिहेवियर, एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, मैं आऊँगा इस पर। हाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोग पीछे गिर चुके थे, और पीछे गिरने के बाद जब मैंने बोला कि देखो हो गया ना, मैंने बोला था आपको। नहीं, 1 मिनट, आप जंगल में हो, आपके साथी आपके साथ हैं, आप माइन्स लगा रहे हो? नहीं। माइन लगे हुए हैं। हम लोग क्या करने गए थे वहाँ पे? हम लोग कहीं से आए थे, 10 दिन का कोई ऑपरेशन था हमारा, हम वहाँ से आए थे। हाँ। मेजर जैकब सर हमारे सीनियर थे वहाँ पे, पार्टी कमांडर, मेजर विवेक जैकब। हाँ जी, ठीक है। तो हम लोगों को कोई काम मिला, और वो काम था कि एक कोई पोस्ट थी किसी यूनिट की, और वो फॉरवर्ड पोस्ट थी,
वो लास्ट पोस्ट थी, और वहाँ पे मिलिटेंट या फिर उनके पड़ोसियों के अपने या तो एक्टिव आर्म फोर्स के लोग या फिर कोई मतलब कोई भी लोग आके और वो पत्थर मार के चेक करते थे उस पोस्ट को, मतलब और पत्थर मार के मतलब कंकड़ मारते थे, फेंकते थे, और वो पोस्ट थी, वो लास्ट पोस्ट थी, उसके बाद खड़ी कटाई थी नीचे रिश्ता। और क्योंकि वो फायर अगर डालते हैं तो या तो वो ऊपर ही जाएगा, ऐसा घूम के तो फायर आने वाला कोई सिस्टम है नहीं ना, और सामने कुछ पेड़ हैं तो ग्रेनेड वगैरह वो रास्ते में टकरा जा रहे थे, और मतलब कोई सॉल्यूशन ऐसा था नहीं कि उनको नीचे जाके कुछ कर सके। और वो एक पहाड़ था पूरा लंबा, और वो पहाड़ का एंड था, तो और अपनी पोस्टें पीछे रह गई थी, और अपना एक पहाड़ था जो जिसपे मतलब अपनी पोस्टें थी लास्ट तक, और उस लास्ट वाले पोस्ट के आगे अपना कुछ भी नहीं था। तो वो लोग वहाँ से आके और पत्थर मार के चेक करते थे, और 10 दिन में 3 बार हो गया था। वो पत्थर मार के चेक क्या कर रहे थे? वो चेक ये कर रहे थे कि अगर ये डमी पोस्ट है, डमी पोस्ट क्या होती है कि कुछ पोस्टें ऐसी होती होंगी जिनको आप मतलब पीछे चले जाएंगे तो हम लोग इस पोस्ट पे कब्जा कर लेंगे। अच्छा ठीक है। या फिर ये चेक कर रहे होंगे, ये सो रहे होंगे तो पोस्ट काटने के चक्कर में, तो कुछ भी हो सकता है उनका, आपको नींद में आके मार देंगे। हाँ कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही वो पत्थर मारते थे ये फायर कर देते थे, चाहे हवा में करना पड़े या उनकी तरफ डायरेक्शन करके करना पड़े। तो कौन पत्थर मार रहा था, कौन फायर कर रहा था? हमारी की हमारी साइड फायर हम करते थे, वो पत्थर मार के हमारी पोस्ट हमारी है। हाँ पोस्ट हमारी है, वो कैप्चर करने की हमारे कोशिश कर रहे सेंटर वहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। और वहां से वो पत्थर मारेंगे छोटे छोटे, और यहाँ से ये लोग फायर कर देंगे, तो वो लोग वापस चले जाएंगे। ठीक है। ये 10 दिन में 3 बार हो गया था। ठीक है। तो ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल को एम्बुश हो जाए, एकदम आग जाएंगे एकदम। एम्बुश तो नहीं, लेकिन हाँ कल को कोई बैड एक्शन हो सकता है इसमें। ठीक है। तो ये सब सोच के हम लोगों ने सोचा, हम लोग 5 दिन वहाँ पे और रुकने वाले थे उसी पोस्ट के आसपास। तो मेजर जैकब सर को ये काम मिला क्या मतलब अपने आप ही लिया उन्होंने वॉलंटियर कि हाँ हम करते हैं। तो ये हम लोग वहाँ से निकल गए, और जो वो पोस्ट थी उसके साइड से जाके और उसके आगे बैठे हम लोग। ठीक है। तो पहले एक रात वहाँ पे बैठे, हम लोगों ने वेट किया कि कोई आएगा। अच्छा हमारा काम वहाँ पे ये था कि अब की बार अगर ये आएंगे तो इनको यहीं काट के ले जाएंगे, तो या फिर इनसे कांटेक्ट लेंगे। तो हमने वहाँ पे 3 पार्टियां बनाई, 3 पार्टी मतलब छोटे छोटे 3 टुकड़ी बनाई, और एक पहली टुकड़ी बैठी और 2 टुकड़ियां आगे गई जिसमें मैं भी था। और तो पहले ही दिन जब हम मतलब पहले दिन तो बैठे ही थे, दूसरे दिन जब सुबह जा रहे थे तो एक आईडी वहाँ पे रास्ते में लगी हुई थी जिसपे ट्रिप वायर लगा हुआ था। ट्रिप वायर होता है जिसपे वायर पे पैर पड़ते ही और वो माइन फट जाएगा, मतलब आईडी फट जाएगी। उन्होंने लगा के छोड़ी हुई थी। ठीक है। उन्होंने लगा के छोड़ी हुई थी। वो पता कैसे लगा कि वो जब मेरे बगल वाले जो मेरे साथ जो मेरे दूसरे स्काउट चल रहे थे, सेकंड स्काउट, उनको साइड से वो वायर दिख गई, तो उन्होंने मुझे किक मार के साइड में गिरा दिया क्योंकि मेरे को सामने से नहीं दिख रहा था। और उन्होंने मेरे को गिराया, तो फिर मैंने इशारे से पूछा कि हाँ क्या है, तो उन्होंने मेरे को वायर दिखाया, तो हमने देखा तो उस पर पाकिस्तान का रसगुल्ले का डब्बा 1 kg का आईडी लगा हुआ था। तो वहाँ मेरी जान बची, अगले ही पैर पे मेरी जान जाने वाली थी वहाँ, क्योंकि वो फटने वाला था और ख़त्म था मैं। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ से क्रॉस करके एक नदी थी और वो सूखी नदी जैसी थी, जिसपे एक साइड में पहाड़ था खड़ा और दूसरी साइड एक जंगल था, 100 मीटर का जंगल था हाइट पे, मतलब नाला नदी या नाला बोल सकता हूँ मैं उसको, क्योंकि कहीं कहीं पानी था, कहीं सूखा हुआ था। और एक साइड तो खड़ा पहाड़ लग गया, तो पहाड़ के ऊपर से तो आ नहीं सकते। दूसरी साइड हाइट थी 30-35 फीट के आसपास की, और ऊपर एक जंगल था 100 मीटर के आसपास का, फिर एक पहाड़ था। तो अभी वो लोग मिलिटेंट वगैरह आएंगे तो कहाँ से आएंगे, या तो नाले से आएंगे या जंगल से आएंगे। तो जंगल को अवॉइड करते हैं क्योंकि आवाज़ होती है पत्तों की, फिर भी कोई रास्ता मिल जाता है तो वो लोग ले लेते होंगे, और दूसरा माइन से भी पीछा छूट जाता है। लेकिन हम लोग जाके ऊपर बैठे वहाँ पे, और हम लोगों को बैठे वहाँ पे 2-3 दिन हो चुके थे। तो वो जो माइन की मैं बात कर रहा हूँ, वो माइन किलोमोर माइन होता है एक, जो सामने फेस करके और सामने वाले एरिया को कवर करता है, वो ऐसे करके पूरा उसका सामने इम्पैक्ट जाता है। तो वो माइन लगाना होता था, और वो माइन हम लोग 3 जंगल में और 3 नाले की तरफ, तो 2 तो पड़ोसियों की तरफ लगाते थे, 2 अपनी तरफ लगाते थे, और 2 जो जंगल था जंगल की साइड, और 2 नाले में, ताकि। और वो माइन कैसा होता है, वो एक रिमोटली काम करता है। वो रिमोट होता है उसका वायर से, रिमोट वायर होती है, और वायर एक साइड से रिमोट से कनेक्ट होती है जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं, और दूसरी साइड वो कनेक्ट होती है डेटोनेटर से, और डेटोनेटर माइन के अंदर डलता है। तो वो माइन 1 kg के आसपास की है, और जिससे मेरा पैर कटा, जिससे मेरा पैर उड़ा, वो माइन 90 ग्राम का है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 1 kg फिर
की वैल्यू कितना बड़ा, तभी आप कह रहे थे वो आईडी अगर फटता तो कुछ नहीं बचता है। हाँ कुछ नहीं, वो वाली आईडी 1 kg की थी। हाँ। माइन होता है ये 900 ग्राम का 1 kg के आसपास का होता है, तो ये भी सेम उतना इम्पैक्ट उतना इम्पैक्ट, और ये उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये तो प्रोफेशनली बनाया हुआ है ना। हाँ। और वो वाला तो मतलब आपने जुगाड़ से बनाया जुगाड़ हुआ, से तो वो उससे ज्यादा इफेक्ट ये वाला करता है। ठीक है। तो उसको हम हटा इसलिए रहे थे कि अगर नाले की साइड वाले परमानेंट लगा के छोड़े हुए थे, क्योंकि ज्यादा चांस नाले से ही बनता था, ऊपर पत्तों के अंदर से तो कोई आएगा नहीं। लेकिन वो उस साइड में इसलिए लगाया था कि रात के टाइम पे अगर कोई आए तो रात को तो कांटेक्ट लेने से अच्छा तो रिमोट दबाया और उठा के भाग लिए, ठीक है, इतना ही काम रहेगा। और दिन में उसको इसलिए हटाते थे कि उनको, क्योंकि इतने ही लोग, हम कम ही लोग होते हैं और फिर उनको ही क्लोज करने में रहते, तो वो जो जंगल की साइड वाले थे उनको हम सुबह निकाल लेते थे और रात को लगा देते थे। अब 2 दिन से मैं जा रहा था वहाँ पे लगाने के लिए, और तीसरे दिन की बात है ये। तीसरे दिन जैसे ही मैंने पहले माइन उठाने की कोशिश करी, तो मेरे सीनियर थे, दामी सर हैं, तो उन्होंने मुझे टेप किया पैर पे, बोला यार अजय थोड़ा अंधेरा हो जाने दे। तो हम लोग वहाँ बात नहीं करते हैं बिल्कुल देरे, और क्योंकि और फिर क्या होता है, एक तो इतनी क्लोज उनसे रहते हैं कि उनकी आवाज़ें तक सुनती हैं हमको, और अपने से हम इतनी दूर आ जाते हैं कि हमको तकरीबन 2 रात लगती हैं वहाँ तक आने में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो हम कहाँ पे हो सकते हैं। अब उस जगह पे आवाज़ करना भी गलत है, और वहाँ पे कुछ खाने के लिए भी हम ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर सकते जिससे थोड़ा भी स्मेल निकले, तो वो भी अवॉइड करना पड़ता है। अच्छा, इसमें पहली बार मैं चला तो उन्होंने बोला कि थोड़ा अंधेरा हो जाने दो, तो 10-15 मिनट बाद फिर दोबारा से मैंने कोशिश किया, तो उन्होंने बोला, फिर दोबारा से उन्होंने टेप कर दिया पैर पे। उन्होंने बोला यार कुछ खा के चले जाना, तो मैं दोबारा से बैठ गया। फिर हमने कुछ मतलब वो बना के, और बनाना मतलब कुछ भी गर्म करके हम लोग, जिसमें स्मेल ना आए, और कुछ चीज़ें होती हैं हमारे लिए स्पेशल बनाया जाता है, तो वही हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो खाया, खाने के बाद तीसरी बार जब मैंने उठाने की कोशिश किया, तो उस टाइम पे मेरे से पहले जिसने मुझे, नेहरा सर थे मेरे सीनियर, जिन्होंने मेरी जान बचाई थी, कि मुझे लगाया था और वो आईडी से बचे थे, उन्होंने मेरे से पहले वो माइन उठा लिया जो लगाने जाना था। अच्छा, हम क्या करते थे, वायर बिछा के वहीं पे छोड़ के आते थे, एक डेटोनेटर होता था वो वहीं पे रहता था, और हमको केवल माइन ले जाना है और उसके अंदर डेटोनेटर डालना है, बस इतना था। उन्होंने पहले उठा लिया, तो मैंने बोला क्या कर रहे हो इशारे में, तो उन्होंने बोला चलो मैं चलता हूँ आज। तो हम दोनों चले गए थे। अब जहाँ डेली में खड़ा होता था वहाँ पे वो खड़े थे, और उनकी बगल में मैं खड़ा था 1 फीट लेफ्ट साइड में, वहाँ पे माइन था। मैं वहाँ 2 दिन से जा रहा था, आज मेरा तीसरा दिन था, और 1 फीट का फासला था उस माइन का, जो 3 दिन में कवर हुआ। तीसरे दिन मैं उस माइन के ऊपर खड़ा था, मुझे नहीं पता था कि मेरे पैर के नीचे माइन है। और तो जैसे ही मैं सामने गया तो मैंने देखा, क्योंकि माइन उनके हाथ में था, उनको लगाना था, और मैंने जंगल का बिहेवियर जो मैंने बताया, जंगल का बिहेवियर का मतलब था कि मैंने वहाँ देखा, तो वो जो पत्तों का बिहेवियर, वो जो जंगल का बिहेवियर हमको सिखाया गया, हमको बताई गई हैं चीज़ें, वो मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने उनको बोला मुझे जंगल का बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है, फटाफट निकलते हैं। आप स्काउट थे? मैं स्काउट था। जंगल का बिहेवियर क्या ठीक नहीं लगा आपको उसके अंदर? वो जो 2-3 दिनों में जो पत्तों का बिहेवियर जैसे लगता है कि हाँ ये पत्ते ऐसे पड़े हुए थे और आज ये कुछ अलग है। अच्छा। या फिर मतलब होती है कुछ चीज़ें जो हमको बताई गई हैं, हमको सिखाई गई हैं, तो उसी हिसाब से मुझे लगा कि नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है कुछ, हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं। तो उन्होंने बोला डेटोनेटर कहाँ है, और लगा के भागते हैं। अब वो नीचे बैठे, उन्होंने, अच्छा क्या था, एक बड़ा पत्थर था जिसके पीछे उसका बैक ब्लास्ट होता है, मतलब पीछे की साइड इफेक्ट डालता है 15-20 मीटर तक वो। तो वो बैक ब्लास्ट से बचने के लिए हम पत्थर के पीछे लगाते हैं ताकि उसका पूरा इफेक्ट सामने की तरफ जाए। वहाँ पे मैंने जहाँ डेटोनेटर रख के उसके ऊपर पत्तों से कवर किया हुआ था, वो शायद हम जब रास्ते में आ रहे थे तो उनके या मेरे पैर से हो सकता है वो वायर कहीं खींच गई होगी, तो वो डेटोनेटर नहीं मिला। उन्होंने पत्ते हटाए, पत्ते हटाने के बाद डेटोनेटर नहीं था वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि डेटोनेटर नहीं है यहाँ पे यार। तो मैंने बोला ठीक है, आप सामने देखो, मैं देखता हूँ। तो मैं खड़े खड़े मैं नीचे बैठ गया, और तो मैंने, क्योंकि मेरे राइट साइड में थे वो, मैं नीचे बैठ गया। नीचे बैठ के जैसे मैंने वेट शिफ्ट किया, धमाका हुआ, हम दोनों पीछे गिरे। और जैसे ही धमाका हुआ तो मैंने बोला देखा, मैंने बोला था कोई है।
धमाका हुआ, आप हम पीछे गिरे गिरे। और मैंने बोला, देखा, मैंने बोला था कोई है, क्योंकि बोला क्यों, क्योंकि ऐसा लगा एक गोली भी आई है। तो मैंने बोला देखा कोई है। अच्छा, ये भी नहीं पता था हमको कि माइन फटा है, हमको ये लग रहा था कि किसी ने ग्रेनेड वगैरह मारा है, कुछ हुआ है। और या यूविजिल होता है, एक के नीचे लगता है, वो इतना सा एक बम होता है। तो मुझे लगा कि किसी ने यूविजिल मारा है और एक राउंड फायर आया। तो तुरंत उनके मुंह से निकला कि एक ही राउंड क्यों आया। तो मैंने बोला साले सफाई नहीं करते होंगे। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था मेरा पैर उड़ा हुआ है। आप लेटे हुए हो इस टाइम पे? मतलब ये 1-2 सेकंड की मूवमेंट है अच्छा। जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने जब जैसे मेरे हाथों की तरफ देखा तो मांस के चिथड़े पूरे मेरे बॉडी पे लगे हुए थे। तो मैंने बोला हो गया काम यार। तो उन्होंने बोला कि यार कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको मेरा पैर गिरा हुआ दिख गया, जो दूर गिरा हुआ था। तो वो मेरा पैर गिरा होगा 10 फीट के आसपास दूर। तो जैसे उनको मेरे पैर से पहले वो पैर दिख गया, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला पूरी बॉडी छलनी है, तुम बोल रहे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ऐसे हटाया टी-शर्ट और देखा तो नीचे छेद नहीं थे। मैंने बोला यार छेद तो नहीं है। फिर पैर की तरफ नजर गई मेरे, तुरंत जैसे ही मैंने पैर की तरफ नजर गई तो मैं अपने आप को ही समझा रहा था कि ठीक है पैर ही गया, पैर ही गया। तो यहाँ पे क्योंकि छेद नहीं थे, फिर क्योंकि ये भी उस टाइम पे सोचने का कुछ मतलब बनता भी नहीं था। अच्छा, उस टाइम पे दर्द नहीं था, क्योंकि उससे ज़्यादा ये था कि यहाँ पे कोई है जिसने एक गोली फायर किया है और जिसने ग्रेनेड फेंका या जो भी, अभी समझ में नहीं आया। हाँ, तो वो मैं ढूंढ रहा था कि वो बंदा कहाँ है। अच्छा, तब तक मेरा एक दोस्त, मेरा साथी एक मेरा था, वो वहां से और मेरे तक पहुंच गया था धीरे धीरे करके, मतलब पेड़ से आड़ लेके। वो जैसे मेरे पहुंचा तो उसने देखा नीचे मेरे पैर की तरफ, पैर नहीं था। तो मैंने उसके पैर पे टेप किया। मैंने बोला साले उठा, बाकी बॉडी तो बची है, पैर ही तो गया है। तो वो मतलब वो देख ही रहा था तब तक, तो मैंने बोल दिया था और उसने उठा के मुझे दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ना मतलब जहाँ पे हम लोग बैठे थे। अच्छा, जो नेहरा सर थे, नेहरा सर तब तक देख रहे थे कि कोई बंदा कौन है यहाँ पे। अच्छा, मैंने इतनी चीज़ देखी वहाँ पे कि इतना एरिया पूरा खाली हो रखा था। खाली मतलब पूरे पत्ते साफ हो रखे थे, और उस जगह पे एक जड़ थी इतनी मोटी, वो जड़ कटी हुई थी, मतलब ऐसे जड़ गई हुई है, और वो जड़ आधी से ज़्यादा वो जड़ कटी हुई है। तो और डेटोनेटर तो हमने देखा ही नहीं था। फिर हम लोग वहाँ से उठे, मतलब वो जो नेहरा सर वो भी बाद में वो तो देखते ही रहे वहाँ पे। हम लोग जैसे उसने मेरे को उठा के, और तकरीबन लगा होगा हमको कुछ सेकंड ही लगे होंगे वहाँ पहुँचने में जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। एक बड़ा सा पेड़ था गिरा हुआ, पेड़ के नीचे छुपे बैठे थे हम लोग 2-3 दिन से। और तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद 3-4 मिनट का खेल होगा सारा, कि हम लोगों ने मतलब उन लोगों ने इतना फास्ट किया कि एक ने मेरा ड्रेसिंग शुरू कर दिया, एक ने पेन किलर लगा दिया। उसके बाद एक बंदे ने, मतलब एक वहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट साथ था उस टाइम पे, नर्सिंग असिस्टेंट ने आईवी लेके, आईवी जो बोतल होती है उसको फाड़ के वो मेरे पैर पे डाला। तो पहली बार मुझे दर्द हुआ तब। वो जो आईवी की बोतल मेरे पैर पे पड़ी तब मुझे पहली बार दर्द हुआ। तब मैंने दूसरे पैर से उसको लात मार दिया, साले काट रहे हो क्या और ज़्यादा। तो उन्होंने बोला नहीं यार आईवी डाली है। कहाँ तक उड़ी थी, कहाँ तक गई थी आपकी टांग, कहाँ तक? घुटने के नीचे? हाँ, घुटने के नीचे। मेरा जूते के साथ पैर उड़ गया था। अच्छा, ओके। जूता भी वहीं पड़ा था। अच्छा। तो उसके बाद हम लोगों ने 4-5 मिनट भी नहीं लगे। और मॉर्फिन वगैरह दिया आपको? हाँ, मेरे को एक बंदा मॉर्फिन दे रहा था, एक बंदे ने आईवी लगाने के लिए कैनोला लगाया था। हाँ। और दोनों साइड लगाया था। हाँ। वो दोनों साइड इसलिए लगाया था कि बाद में हो सकता है ब्लड लॉस की वजह से फिर ये मतलब ये इतने दिखेंगे नहीं, और ये मतलब हाँ, वो नसें नहीं दिखती। हाँ। नसें खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल पतली हो जाती हैं। तो इस वजह से दोनों में लगा के, एक को डमी लगा के छोड़ दिया था और एक दूसरे में मेरी आईवी लगा दी थी। और हम लोग वहां से निकले तो वो हमारी कंडीशन ये थी कि जिसके पीठ पे मैं बैठा था, आंसू मतलब निकनेम में बता रहा हूँ उसका, सर्विंग है, आंसू के पीठ पे मैं बैठा था, और उसने अपने पटके से मुझे बांधा हुआ था, और मेरे एक हाथ में एके और एक हाथ में अपनी आईवी थी। हाँ। और उसकी पीठ के ऊपर मैं बैठा हुआ था, दोनों कोने उसके कंधे के ऊपर टिका के। और हमने स्टार्ट ही हमारा ऐसा हुआ था कि स्टार्ट ही स्लाइड से किया था हमने, क्योंकि 30-35 फीट के आसपास वो नीचे नाला था, पानी था जहाँ पे। पर अभी तक वो जो आपका घाव है, हाँ, तो खुला है? नहीं, बंद कर दिया? वो तो पट्टी वट्टी सब हाँ, लगा दी? वो 2-3 मिनट तो मुश्किल, ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 3-4 मिनट में तो लपेट के हम तैयार हो गया था सब कुछ। ब्लीडिंग वगैरह सब रोक दी? ब्लीडिंग नहीं, मतलब हमने क्या किया, नीचे ड्रेसिंग कर दिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने ऊपर 2 जगह ट्यूनिकेट लगा दिए,
ट्यूनिकेट होता है जो कस देते हैं मास्क को, कस देते हैं, और जो बीपी वगैरह नापने के लिए लगाते हैं वही सेम। हाँ ठीक है। तो 2 जगह ट्यूनिकेट लगा दिया था और नीचे ड्रेसिंग करके और लपेट दिया था। ठीक है। शॉर्ट में किया था क्योंकि उस जगह ज्यादा देर रुक नहीं सकते थे, और सबको लग रहा था कि यहाँ से अब बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग कुछ ही टाइम में आ जाएंगे। तो उनको अगर वो आते तो उनको 15 मिनट भी इनफ था, और हमको वहां पहुंचने में 2 रातें लगने वाली थी इस कंडीशन में। तो सबसे पहले तो मैंने ये बोला उनको कि भाई मुझे यहाँ छोड़ दो आप, और यहाँ से अब देखते हैं, मुझे यहाँ छोड़ दो, एक AK और कुछ आमनेशन दे दो, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। ये बोला आपने उनको? बोलना पड़ता है, मेरी वजह से अगर पूरा ट्रूप आपका खत्म हो सकता है वहाँ पे, या फिर पूरे ट्रूप पे दिक्कत आ सकती है। हालांकि खत्म होना तो बहुत बड़ी बात है, एक बार तो पूरे ब्रिगेड को रोक देंगे हम लोग, इतने लोग हैं और इतना गोला बारूद लेके चले हुए हैं। तो लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता था वहाँ पे। मेरे मुंह से निकल गया, मुझे पता नहीं क्यों निकला, तो उनके मुंह से ये निकला कि भाई पागल है क्या, या तो सारे यहीं रहेंगे या सारे साथ ही चलेंगे, एक आदमी को छोड़ के कैसे जा सकते हैं, यही तो ब्रदरहुड है। तो यही तो चीज़ें हैं जो अलग करती हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने पहले स्लाइड लिया, नीचे पहुँचे क्या, नीचे सीधे पानी में गिरे हम लोग जाके, और पानी में गिरते ये पैर पूरा पानी में चला गया था। फिर लेके मुझे दौड़ना शुरू कर दिया था जो मेरा दोस्त था। 100 मीटर के आसपास हम लोग दौड़े होंगे। और अच्छा, वो नाला ऐसा था कि उसमें कहीं पत्थर कहीं पानी, कहीं पत्थर कहीं पानी उभरा हुआ था, और उसमें काई लगी हुई थी कहीं कहीं पत्थरों पे, क्योंकि पानी रेगुलर चलता रहता है वहाँ पे, कुछ सूखा रहता है। तो एक पत्थर पे पैर उसने रखा और वो पत्थर स्लिप होके उसके पैर के ऊपर ही आ गया। और पत्थर इतना बड़ा था कि हम जैसे गिरे तो मैं उसके नीचे गिरा, वो मेरे ऊपर था, और उसका 90 kg के आसपास वेट होगा, थोड़ा मतलब 6 फीट से ज़्यादा उसकी हाइट है। फिजिकल, टफ फिजिकल, बड़ा सॉलिड फिजिकल वाला बंदा, और अच्छा बंदा, तगड़ा बंदा है। लेकिन पत्थर पूरा पैर के ऊपर आया। अब उसका पंजा ऊपर की तरफ था, लेकिन पत्थर गिरने की वजह से वो सीधा हो गया, अंदर ही ट्विस्ट हो गया। और किस्मत अच्छी थी, 2 पत्थर ऐसे मिले जो उनके बीच में इतना सा गैप था, और वो पत्थर उसके बीच में था, मतलब वो पैर उसके दोनों पत्थरों के बीच में था। तो पैर अगर किसी पत्थर के ऊपर होता तो वहीं कट जाना था उसका पैर भी। और इस कंडीशन में वो नीचे गिरा और उसके नीचे मैं था। तो उसने कपड़ा खोला, कपड़ा खोलने के बाद मैं साइड से निकला, पत्थर के पास पहुंचा, क्योंकि वो लंबा था और उसको बैठने के बाद भी इतना स्ट्रेच नहीं हो पा रहा था कि वो पत्थर तक पहुंच जाए, और पहुंच भी जाएगा तो फोर्स नहीं लगा पाएगा अपना, क्योंकि पैर उसका सीधा है। इतनी गुंजाइश नहीं है कि पैर को टेढ़ा कर ले या मेढ़ा कर ले, वो बिल्कुल सीधा, और उसका पंजा भी सीधा हो रखा। वहां पे शायद उसका पैर वहीं फ्रैक्चर हो चुका था। एक घुटना टिका के मैं साइड में गया, वहां तक पहुंचा, और वहां पहुंच के पत्थर हिल भी नहीं रहा था मेरे से। तब तक हमारे साथ 2 बंदे, हम और 2 पीछे और 2 आगे हम लोग, और क्योंकि वो बंदा भी देखते हुए आ रहे थे कि एक बंदा कहाँ पे है। हो सकता है जंगल हमसे आगे मिले, हो सकता है वो रास्ते में कहीं मिले, या हो सकता है वो भाग के कहीं, मतलब हम ये सोच रहे थे कि उसको भी लेके चलते हैं करके वाली बात है। तो मेरा तो ध्यान ही नहीं था आगे की तरफ, मैं तो देख ही यही रहा था कि वो है कहाँ बंदा, एक जो पीछे छोड़ के आए। कंफर्म है कि कोई था? नहीं, हमको तब तक लग रहा था, हमको लग रहा था। लेकिन हुआ ये कि फिर पीछे जो बंदे थे उन्होंने वो वायर खींचा तो डेटोनेटर फटा हुआ था। अब डेटोनेटर इतना सेंसिटिव होता है कि उसको थोड़ा टाइट दबा दोगे फट जाएगा, इतनी ऊपर से गिरा दोगे 4-5 फीट से फट जाएगा। वो जो पहला माइन वाला धमाका हुआ उसकी वजह से डेटोनेटर कान के पास फटा हुआ, और उसमें 1-8 सेकंड का गैप था। तो हमको ये लगा कि गोली आई कान के पास। वो कंफ्यूजन वहां पे हुआ, और जो जगह खाली थी वो माइन की वजह से थी। फिर बाद में लगा मुझे, हॉस्पिटल में जाने के बाद ये बात पता, हम तो वहां से निकल गए थे। पीछे वाली जो टीम थी वो वहां पे कुछ लोग रुके कि यहाँ से अब वो लोग 15-20 मिनट में आ जाएंगे, तो उनको रोक के रखना है जब तक ये सेफली आगे नहीं निकल जाए साथी। ठीक है। हम लोगों को आगे निकालने के चक्कर में हमारी आधी टीम वहां रुकी कि कितने भी लोग आए उनको हम रोक के रखेंगे, फायर फाइट लेंगे उनसे सामने। अच्छा, वहां से 2 बंदे दौड़ के पीछे वाले आ गए थे, तो हम 3 लोग हो गए। हम लोगों ने कोशिश किया, पत्थर नहीं हिल रहा था, इतना हैवी पत्थर था। फिर आगे वाले 2 थे, उनको बुलाया, पत्थर नहीं हिला फिर भी। तो एक वहाँ पे कोई लकड़ी थी मोटी सी, मतलब लकड़ियाँ दुनिया भर की, वहाँ तो कोई उठाने वाला तो है नहीं। तो नदी में दुनिया भर की लकड़ियाँ साइड में, नाले के साइड में पड़ी होती हैं। एक बड़ा सा लकड़ी लिया, पत्थर के नीचे डाल के, और उस पर हम लोग 5 लोग लटके। तब वो थोड़ा सा उसका मतलब वो हिला और उसने अपना पैर बाहर निकाला। पैर की कंडीशन ये थी कि जूता फटने वाला हो गया था बिल्कुल, मतलब पैर अंदर से इतना सूज गया था कि जूता निकला नहीं। और वो बंदा अपने पैरों पे चल के वापस आया वहां से। मेरे को दूसरे बंदे ने कैरी किया,
उसके बाद हम लोग तकरीबन 30-35 मिनट चले। पहली ही चढ़ाई, पहले ही पहाड़ हमने इस हालत में चढ़ा कि मैं जिसकी पीठ पे बैठा हूँ उसके दोनों हाथ फ्री हैं, उसने दोनों हाथ से घास पकड़ी हुई है, झाड़ियाँ पकड़ी हुई हैं। एक बंदा पीछे से पुश कर रहा है दोनों पैर से, वो बंदा, एक पैर मेरा जो फ्री है मैं उस पैर से पुश कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, एक मेरे हाथ में एक है वो अगले बंदे ने पकड़ी हुई है, वो ऊपर खींच रहा है, एक बंदा पीछे से धक्का लगा रहा है। और ये तकरीबन हम चढ़े 2 घंटे तक। चढ़ाई है फिर 2 घंटे तक, पूरी चढ़ाई पे 2 घंटे तक इतनी बुरी हालत हो गई। एक तो चढ़ाई पे जब हम चढ़ते हैं तो हाइट छोटी हो जाती है, ये वाला पैर कभी झाड़ियों में फंस रहा है, कभी कहीं फंस रहा है, और इसमें ब्लडिंग दोबारा से शुरू हो गई थी क्योंकि हम गिर चुके 2 बार। तो एक बार तो स्लाइड करते टाइम पानी में गिरे, दूसरी बार फिर वहाँ पत्थर की वजह से दोबारा गिरे, तो 2 बार गिर चुके थे। तो एक बार ड्रेसिंग इसका किया वहाँ पे। ऊपर चढ़ के जैसे ही ऊपर चढ़े हम 2 घंटे मतलब ऊपर। और इस टाइम पर आपको दर्द हो रहा है, दर्द और फिजिकल तकलीफ दोनों? दर्द तो होगा ही सर, पैर कटा हुआ है, दर्द तो चल ही रहा है, लेकिन दर्द की तरफ ध्यान किसका है? ध्यान तो असली ये है कि पीछे कोई है, पीछे की हमको थोड़ी पता है कि पीछे उन्होंने देख लिया डेटोनेटर था। अच्छा, कन्वर्सेशन हमने बंद कर दिया बिल्कुल, क्योंकि अब अगर कन्वर्सेशन हुई तो पता ही लग जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा और पता लग जाएगा, और एक कन्वर्सेशन हमारे सबकी जान ले जाती है वहाँ पे। तो हम लोगों ने कन्वर्सेशन बिल्कुल लिमिटेड किया बस। ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा प्लेन जैसा आया तो साथियों ने बोला कि यार स्ट्रेचर बना लेते हैं। तो स्ट्रेचर बनाना, वहाँ पे कहाँ स्ट्रेचर बनेगा, लेकिन 2 लकड़ी लेके, और अच्छा तब तक अंधेरा हो चुका था, अंधेरा बिल्कुल अंधेरा, और अंधेरा ऐसा कि ऐसे लग रहा है कि कोई बंदा है, देखा तो गायब, बिल्कुल अंधेरा। और स्ट्रेचर बना दिया। अच्छा, रास्ता तो होता नहीं है पहाड़ों में, क्योंकि वहाँ उस साइड तो कोई जाता ही नहीं है ना, तो रास्ता तो वहाँ होगा ही नहीं उस साइड। रास्ता अपना खुद ही बनाना, झाड़ियों के अंदर से निकलना है, कभी पहाड़ पे चलना है, कभी ऊपर रिज पे चलना है, कभी नीचे साइड से चलना है। स्ट्रेचर बना दिया, 2 बंदे पकड़े हुए हैं, एक आगे एक पीछे, बीच में मेरे को लिटाया हुआ है। वाटरप्रूफ पंचो होता है हमारा, पंचो होता है पतला सा कपड़ा होता है जो रेन कोट के जैसा। हाँ। तो उसको बांध के और हम लोगों ने एक मॉडिफाइड, ठीक है, वो बना दिया स्ट्रेचर। हाँ। उस पे मुझे लिटा रखा था, नीचे स्लीपिंग बैग डाला हुआ था, तो पैर मेरा हाइट में था ताकि ब्लड ऊपर से निकले नहीं दोबारा। थोड़ी दूरी गए थे, धीरे धीरे करके वो स्ट्रेचर उल्टा हो गया और पहाड़ से गिर गए हम लोग। और तकरीबन हम गए होंगे 50-60 मीटर गए होंगे, अब मुझे पक्का नहीं पता है कितने हम नीचे गए, लेकिन जितने भी नीचे हम गए, जाने के बाद जिस चीज़ से भी लग के हम रुके, तो वहाँ 2 बंदे मुझे पकड़े हुए थे, जिन दोनों ने मुझे कैरी किया हुआ था। एक सीसू शीशराम चावड़ा 6 पैर SF, और एक OP शहीद ओम प्रकाश 9 पैर SF। ये दोनों बंदे थे जिन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था नीचे तक। और हो सकता है हम आज कितनी नीचे, कितनी 100 फीट गहरी खाई में जाने वाले थे, क्योंकि अंधेरा इतना था, लेकिन उन दोनों ने छोड़ा नहीं मुझे। जिस भी चीज़ पे लग पे हम रुके, वहाँ पे रुकते ही मेरे मुंह से आवाज़ निकली थोड़ी सी, और उन्होंने बोला हाँ भाई आवाज़ कर रहा है। मैंने बोला कि यार तुम यहाँ भी साथ हो? तो उन्होंने बोला यार ऐसे भाई को थोड़ी छोड़ देंगे। खींच के दोबारा वापस लेके गए, और वहाँ से दोबारा आप लोगों ने पीठ पे कैरी करके दोबारा ले जाना शुरू किया इन्होंने। तो आप पहाड़ से गिर रहे हो? हाँ। और स्ट्रेचर नहीं छोड़ा इन्होंने? स्ट्रेचर नहीं छोड़ा दोनों ने, 50-60 मीटर नीचे गिर के? हाँ, काफ़ी देर तक हम लोग नीचे घिसट के गए हुए हैं, और जहाँ भी नीचे जाके रुके, जिस चीज़ से, पत्थर से या पेड़ से, पता नहीं किससे लग के रुके, तो जहाँ भी हम रुके वहाँ पे ये दोनों बंदे मेरे साथ थे। ये है ब्रदरहुड, ये हैं लोग जो एक दूसरे के लिए, जिनके लिए जान मायने नहीं रखती, वहाँ भाई मायने रखते। तभी तो बचा हुआ देश। हाँ। तो वहाँ से निकले हम लोग, और हमको पहुँचने में सर 13.5 घंटे के आसपास का हमारा संघर्ष है, जो हम रास्ते में, फिर इसके बाद जहाँ पे पहली बार 3:30-4 बजे के आसपास हमको डॉक्टर मिले, एक फॉरवर्ड पोस्ट पे ही, जो पोस्ट थी उसको अवॉइड करके 1-2 पोस्ट अंदर से हम जहाँ पे एंट्री किया, और हेलीपैड तक पहुँचने में हमको सुबह 7:30 बज गए थे, और जहाँ पे डॉक्टर मिले हमको। अच्छा, इससे पहले हम 2 बार और ड्रेसिंग मेरी हो चुकी थी। जहाँ डॉक्टर मिले, डॉक्टर ने जैसे ही मेरा ड्रेसिंग हो रखा था, वो पैर खोला तो इसमें से खून की पिचकारियां जैसे निकल रही थी, और इसमें छोटे छोटे 2-3 मांस के टुकड़े लगे हुए थे। तो मैंने देखा कि डॉक्टर पता नहीं क्या देख रहे हैं इतनी देर से। मैंने अपना पैर फोल्ड किया, और जो OP था ओम प्रकाश, मैंने बोला डैगर देना, तो उसने अपना डैगर दिया, और वो जो टुकड़े थे वो मैंने काट के फेंकने शुरू कर दिए। तो मेरे जैकब सर उस टाइम पे मेरे को करते हैं, क्या कर रहा है भाई ये? तो मैंने बोला इतना टाइम थोड़ी लगता है, क्या ढूंढ रहे हैं इसमें?
तो डॉक्टर ने वापस पैर रखा और बोला भाई ये जो पिचकारियाँ निकल रही ना, मैं ये देख रहा हूँ कौन सी वाली तेरी नसें हैं जो ये फेंक रही हैं, इनको बांधना है। तो मैंने बोला सॉरी सर मुझे पता है, मैं सोच रहा था पता नहीं आप क्या सोच रहे, काट कूट के फेंको इनको। तो ये हमारा वहाँ का एक कन्वर्सेशन है। फिर उसके बाद हम लोग हेली तक पहुँच गए थे, हॉस्पिटल पहुँचे। क्या बोले? कोई बोलने के लिए है नहीं, सोचने के लिए है, और मतलब बस इमेजिन करने के लिए है कि ये भी होता है। ये सैक्रिफाइस है जो देते हैं लोग आप जैसे, हम जैसों के लिए। अच्छा, घर पे इन्होंने क्या ये मेरे से नंबर मांग रहे थे, और नंबर मैंने इनको नहीं दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये घर पे बता देंगे, घर वाले पैनिक करेंगे। तो मैंने अपने हाथ पे लिख लिए थे, उस टाइम अंधेरा नहीं हुआ था, तो मैंने हाथ पे नंबर लिख लिए थे कि इनकेस ऐसा कुछ भी होता है तो फिर इनको नंबर मिल जाने भी चाहिए। तो वैसे तो मिल जाते, यूनिट से मिल जाते, कहीं से भी मिल जाते, लेकिन उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक बार इन्फो कर दें। हालांकि इन्होंने सुबह सीओ सर को बता दिया था और सीओ सर ने घर पे फ़ोन कर दिया, और उन्होंने घर पे पापा को फ़ोन किया। पापा की वर्डिंग है कि उन्होंने बोला कि आपके बेटे को चोट लगी है पैर में, और एक माइन ब्लास्ट हो गया था, उसमें आपके बेटे को पैर में चोट है। तो पापा ने बोला बात कराओ। अब सीओ कहीं इधर और हम लोग जेंड के, मैं श्रीनगर हॉस्पिटल में, कहाँ से बात कराएंगे? तो उन्होंने बोला अभी बेहोश है, जैसे ही होश में आएगा मैं बात करा दूंगा। पापा ने बोला तो फिर पैर में नहीं लगी होगी बेहोश है तो उन्होंने बोला नहीं पैर में ही लगी है। तो फिर बेहोश कैसे है पैर में लगने से? आप सीधा सीधा बताओ मुझे कि मेरा बेटा नहीं है और मुझे डेड बॉडी लेने आना है, क्योंकि आप बोल रहे कोई माइन कोई बम फटा है, तो मेरा बेटा नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है, और मैं इतने कच्चे दिल का नहीं हूँ कि आप मुझे नहीं बता पाओ, आप मुझे बता सकते हो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, जैसे ही होश में आएगा मैं बात करा दूंगा। तो फिर उसके बाद सीओ सर ने नंबर लेके और मतलब लैंडलाइन से और कोडलेस से, फिर मुझे, तब तक मैं ऑपरेशन थिएटर में था 2-3 घंटे, तो अब सीओ सर वहाँ बात भी कर रहे हैं तो मेरे तक बात नहीं हो रही है। तब तक घर वालों ने घर से निकल गए, घर वाले और एक मेरे दोस्त थे, वो लोग ये घर से निकल गए। ये लोग वहाँ से निकले मम्मी को बता के कि ऐसे ऐसे कोई बम फट गया। अब गाँव में तो बम फटना मतलब हो गया। तो इन्होंने बता दिया, पापा ने मम्मी को बता दिया ऐसा कुछ हुआ है और हम लोग जा रहे हैं, आप लोग बच्चों को महसूस मत होने देना कुछ। अच्छा, मम्मी को पापा ने बता दिया, और मम्मी भी, घर में 2 बहुएं हैं और उनको एहसास नहीं होने दे रही हैं। वो बाहर जाके रो के आ रही हैं, पड़ोसियों के यहाँ रो रही हैं, मंदिर जाके रो रही हैं, और घर पे आ रही हैं। तो उन्होंने बोला कि मम्मी क्या हुआ है, ऐसा कुछ आपको मतलब सीरियस जैसी दिख रही हो आप? तो मम्मी ने बोला कि आपके मामा, मतलब मेरी मम्मी के भाई, उनका एक्सीडेंट हो गया और आपके पापा उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में गए। अब वो दोनों सोच रही हैं कि इनका भाई एक्सीडेंट हुआ है, इसकी वजह से ये सीरियस इतनी हो रही हैं, और मम्मी उनको महसूस नहीं होने दे रही हैं कि बेटा नहीं है। और इस कंडीशन में भी वो पड़ोसियों के यहाँ जाकर रो रही हैं। पड़ोसियों को सब पता है, पूरे गांव को पता है, सबको पता है कि डेड बॉडी लेने के लिए गए हुए हैं। अच्छा, ये लोग निकल के गुड़गांव के आसपास पहुंच गए थे, और वहाँ से मम्मी को तो ये लगा कि हाँ डेड बॉडी लेने गए हैं, पापा को भी ये लग रहा था हम डेड बॉडी लाने जा रहे हैं, और मुझे, मेरे से बात नहीं हो पा रही थी। और सीओ सर का जैसे ही मेरे से कांटेक्ट हुआ, बात हुई, तो उन्होंने बोला यार अजय गलती हो गई। मेरे मुंह से सीधा यही निकला कि बता दिया घर पे? उन्होंने बोला हाँ यार बता दिया, मेरी तो ड्यूटी यही है। तो मैंने बोला कहाँ पहुँच गए? तो बोला तेरा ऑपरेशन हो गया? मैं बोला हाँ मैं जस्ट बाहर निकला ही हूँ अभी, हो गया है, सब ठीक ठाक है। तो बोला यार अपने घर वालों को समझा थोड़ा। तो मैंने बात की, मैंने फिर पड़ोसी का किसी का फ़ोन लेके और पापा को कॉल किया, पापा मैं अजय बोल रहा हूँ। तो पापा ने बोला नहीं अजय की आवाज़ नहीं है। तो मैंने बोला मैं अजय ही बोल रहा हूँ, आपका बेटा ही बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं आपकी आवाज़ अजय की है ही नहीं, आप पागल मत बनाओ मेरे को, और मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, और मुझे मतलब आप कुछ भी बताने की कोशिश करोगे मेरी समझ में नहीं आएगा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। तो उनके साथ एक लड़का और था, तो मैंने पापा को बोला आपके साथ कौन है? तो उन्होंने बोला कि नाम लेके बोला कि अनु है। तो मैंने बोला कॉल, उनको फ़ोन दो। उन्होंने दिया, तो उसका गांव का जो नाम था नंबरदार। मैंने बोला भाई नंबरदार अजय ही बोल रहा हूँ यार। तो उसने बोला दादाजी अजय ही तो है। तो तब पापा ने फिर मेरे से बात किया, तब तक उसने भाई को फ़ोन लगा दिया था जो नंबरदार। क्या बोले आपके पापा आपसे? पापा मेरे को बोला बेटा अजय ही है पक्का? तो मैं बोला मैं और क्या बताऊँ, किसका नाम पूछना आपको, पूछो मेरे से, मैं अजय ही बोल रहा हूँ।
तो उसने बोला ठीक है बेटा, तू ठीक है? तो मैं बोला मेरा पैर कट गया है, बाकी पूरा सही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो मैं ठीक ही हूँगा। हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, श्रीनगर में हूँ, और मेरा अभी ऑपरेशन होकर मैं बाहर आया हूँ, और मैं ठीक ठाक था, इसीलिए तो सीईओ ने आपको कॉल किया होगा, तो आप यहाँ से वापस चले जाओ, मैं थोड़े दिन में खुद आ जाऊँगा, और बाकी मैं घर आऊँगा तो बात करेंगे। तो पापा ने बोला बेटा हम फिर भी आ रहे हैं। मैंने फिर थोड़ा सा 10 मिनट तक उनको थोड़ा मतलब उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट किया, और मतलब उनको समझाया, और फिर वो मान गए। उन्होंने बोला ठीक है बेटा हम वापस जा रहे हैं। तब तक जो पापा के साथ थे उन्होंने छोटे भाई से बात कर लिया। छोटे भाई ने बोला मैं बाई ईयर आ रहा हूँ श्रीनगर, और आप लोग जब तक उसका चेहरा नहीं देख लेते वापस नहीं आना यहाँ। अच्छा मैंने फ़ोन काट दिया, मैंने सीईओ सर को फ़ोन लगा के बोल दिया हाँ ठीक है वो वापस जा रहे हैं। 10 मिनट बाद दोबारा कॉल आ गया कि हम आ रहे हैं, क्या हम आ रहे हैं। फिर मैंने दोबारा कॉल किया, सर वो तो वापस आ रहे हैं। अरे बोला यार मैं कैसे उनको भेजूँ। अच्छा फिर सीईओ सर ने फिर अरेंज करके एक किसी सीनियर सर को भेजा साथ में। अच्छा उसके बाद ये लोग जैसे ही जम्मू क्रॉस किया इन्होंने, इनके फ़ोन बंद, इनके फ़ोन बंद हो गए। अच्छा इस चक्कर में मम्मी को बताया, इन्होंने बता नहीं पाया ये लोग। मम्मी अभी भी टेंशन में कि डेड बॉडी ला रहे हैं। इनकी बात हो गई, पापा इतने स्ट्रेस में कि इन्होंने मम्मी को नहीं बताया, भूल ही गए बताया बताना नहीं। कि हाँ। और जो लड़का साथ था उसने ये नहीं पूछा कि घर पे किसी को, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि घर पे थोड़ी ना कोई बता के आएगा, ऐसी कोई कहानी हो गई है। तो जिस लेवल का ट्रॉमा हो जाता फैमिली के लिए, इस बीच में मम्मी को नहीं पता था। मम्मी को पता लगा ये लोग वापस जम्मू क्रॉस किया इन्होंने अगले दिन से अगले दिन, तब कैसे तो मिनट कटे होंगे उनके। उस बीच में जो मम्मी की हालत हुई है वो तो वही जानती है। नहीं नहीं यार, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नो पेरेंट शुड हैव टू एक्सपीरियंस दिस। आपने मुझे बताया कि इस एक इंसिडेंट से पहले भी आप 8 बारी बचे हो जिंदा, आपको 8 बारी मर जाना चाहिए था, बट आप जैसे लोग नहीं मर सकते हैं। यू कांट बी किल्ड, यू आर अनकिलेबल बिकॉज यू आर नॉट ह्यूमन। और आपके पास है नहीं है, कुछ है। तो अब मुझे जिस भी इंसिडेंट के बारे में बताना चाहें बताएं, आपके साथ कौन सी चीज़ रहती है आपकी मेमोरी में, आपका फर्स्ट कांटेक्ट बताना चाहें या जो भी इससे पहले। सर आपने बताया कि ऐसे लोग मरते नहीं है, मर नहीं सकते हैं। हम नहीं मरने देंगे आपको। हाँ, नहीं ये ब्लेसिंग है आप लोगों की, पूरे देश की ब्लेसिंग है जो जिंदा रख लेती हैं, ऐसी जगह से निकाल के वापस ले आती हैं, और इसी वजह से शायद बैठे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उल्टा है, आप जगह से हम बैठे हैं। नहीं इस वजह से हम जिंदा है क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग साथ है हमारे। उल्टा है, आपकी वजह से हम हैं जिंदा। तो इंसिडेंट तो काफ़ी हैं और कांटेक्ट भी काफ़ी हैं, और मेन मकसद किसी को मोटिवेट करना है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि फ़ौज में कैसी लाइफ जी रहे हैं ये लोग, किस माहौल में किस हालात में हमारी रक्षा कर रहे हैं। स्टोरी आप जो बताना बताओ। तो आप स्काउट, मुझे बता रहे थे कि आपने स्काउट के लिए वॉलंटियर किया, क्यों करा था आपने स्काउट के लिए वॉलंटियर? एक तो पहला ही पोस्टिंग मेरा J&K का था। तो ट्रेनिंग के बाद हम लोग जब पहली पोस्टिंग यूनिट में जाते हैं, तो यूनिट मेरी उस टाइम पे J&K थी, 5 पैरा सब। और तो वहाँ जाके हम 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने स्काउट के लिए वॉलंटियर किया था। और उसके बाद सीनियर्स जो होते हैं ना, वो एक्टिविटी देखते हैं कि ये स्काउट के लायक है कि नहीं है, या इसमें वो गुण हैं जो एक स्काउट के लिए कुछ गुण चाहिए होते हैं। एक्टिवनेस देखते हैं वो लोग, वो देखते हैं कि ये कैसे टेस्ट करते हैं। सीनियर का काम ही यही होता है ना, परखना। ऐसे मैं इसलिए पूछ रहा था कि ये मुझे नंद किशोर जी ने बताया था कि स्नाइपर की ट्रेनिंग में जंगल में बिठा देते हैं और एक एरिया दे देते हैं, और एक 1 by 1 का एक वो निकलता है कार्ड, वो कुछ सेकंड के लिए निकलता है, वो पकड़ना होता है। तो इस टाइप के करते हैं टेस्ट, इसमें स्काउट में भी करते हैं। हाँ स्काउट में भी करते हैं, क्योंकि आपको मिलिटेंट अचानक से दिखेगा कहीं भी, और आपको उसको एंगेज करना है, क्योंकि वो विद इन सेकेंड या तो मिलिटेंट आपको देख के शूट करे या फिर आप मिलिटेंट को करो। ठीक है। जिसका एक्शन फास्ट होगा वो पहले गिरा लेगा। तो स्काउट का तो इसमें और भी ज़्यादा रोल है। ठीक है। तो मेरा एक तो ये सवाल था कि वो परखते कैसे हैं, एक्चुअल फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये बताता है कि ये बहुत अच्छा स्काउट है या ये नहीं है। जो हमारे यूनिट में जाने के बाद जो प्रोविज़न चलता है, तो 2-3 महीने का जो टाइम होता है हमारा, वो यही सब परखने के लिए होता है। तो उसी में वो लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस लड़के को कौन सी लाइन में डालना चाहिए या ये किस चीज़ के लिए बेटर है। लेकिन हम लोग स्काउट के लिए दो लोग वॉलंटियर थे, एक परवीन पाटिल और एक मैं। तो हम दोनों, फिर हमारा दोनों का आपस में झगड़ा रहता था कि यार मैं चलूँगा। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन गाइड तुम चलोगे, स्काउट तुम चलोगे, एक दिन स्काउट मैं चलूँगा। पर क्या ये सच नहीं है कि जो स्काउट चलेगा वो पहले मरेगा भी अगर कुछ हुआ तो? नहीं, ज़रूरी नहीं है ना।
ज़रूरी नहीं आप पहले मरो, रिस्क तो है, लेकिन क्या पता कान के नज़दीक से निकल के दूसरे को जाए पहले। पर क्या थ्रिल है इस चीज़ का, पहले चलूंगा मैं चलूंगा। जुनून है, मज़ा आता है कुछ अलग करने का, या फिर कुछ ज़्यादा करने का, या औरों से ज़्यादा अलग दिखने का, या फिर कुछ जज्बा होता है ना। जुनून की चीज़ है, आप ढूंढ क्या रहे हो स्काउट? आप क्या होता है कि आप बोलते हो कि ये सक्सेस हुआ मेरा? स्काउट का मतलब है आपको अलग नज़र से देखा जाएगा, हाँ यार ये स्काउट है, अच्छा, कि ये बंदा है जो, डर तो सबको होता ही है, होना भी चाहिए, लेकिन ये वो लोग हैं जो मतलब डर के ऊपर की चीज़ें सोचते हैं। तो ये उसमें भी एक कैटेगरी ऊपर ही है। हाँ, तो ऐसे ही मैंने, जैसे हम लोग जंप करते हैं तो उसमें भी मैं स्काई डाइवर हूँ। आपने बताया फ्री फॉल वो करते हो। हाँ, कॉम्बैट फ्री Combat free fall। हाँ, तो हम लोग नॉर्मल जंप तो करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो, आजकल तो ज़्यादा ही होने लगे, पहले कुछ लोग होते थे यूनिट के चुने हुए लोग होते थे, कुछ ही लोग होते थे जो कॉम्बैट फ्री फॉल करते थे। कॉम्बैट फ्री फॉल क्या होता है? कॉम्बैट फ्री फॉल जैसे नॉर्मल जंप होता है जो स्टैटिक जंप हम बोलते हैं। स्टैटिक जंप होता है 2000 फीट के आसपास या ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड ऑन फील्ड, कि आप लड़ाई के हालात में तो कितना रहेगा, आप प्रैक्टिस में कितना रहेगा, उसके बाद आपका एक्सरसाइज वगैरह में कितना रहेगा। और ये होता है 5000 से तो स्टार्ट ही होता है, 5000 से 35000 फीट तक जाता है। तो इतने ऊपर से आपको गिराया जाएगा, और तो वो एडवेंचर का ना अलग ही मज़ा होता है। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही सेम स्काउट का है। तो प्रवीण पाटिल और मैं, हम दोनों बारी बारी से स्काउट रहते थे। ठीक है। हम लोगों को जो ट्रेन करने वाले मेरे गुरु हैं, उनकी एक बात मुझे याद है आज तक। तो ये IKS चौहान सर हैं, हमारे सीनियर थे उस टाइम पे, मेरे ट्रूप हवलदार होते थे। तो उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था यार, उन्होंने एक्टिविटी देख के, और मतलब हम नए नए हैं तो एक रहता है ना कि आदमी का डर निकल जाता है। तो उन्होंने एक दिन बुलाया हमको, और बुला के उसने बोला कि यार आप लोगों को ना एक बात बताता हूँ, याद रखना ज़िंदगी भर, कि आप उस गोली से मत डरना जिस पे आपका नाम लिखा होगा, वो आपके पास ही आनी है, वो कहीं नहीं जाएगी इधर उधर। आप उस गोली से भी मत डरना जो आपको लगने वाली नहीं है, वो कान के नज़दीक से निकल जाएगी लेकिन आपको छुएगी भी नहीं। केवल उस गोली से डरना जिस पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो किसी को भी लगेगी जो उसके सामने आएगा। मतलब उनका कहने का मतलब ये था, कहीं भी आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, और आपको एक बैलेंस बना के रखना है कि मैं जानबूझ के पंगा भी ना लूं, और मेरे ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आती है फायर फाइट की तो मैं उसको आराम से ले भी लूं। आपने बताया था इसी बात पे कि गोलियों पे वो नाम लिखा होता है या नहीं लिखा होता। आपने कहा आप पे पूरी मैगजीन खाली कर दी थी किसी ने। हाँ, मेरे फर्स्ट कॉन्टैक्ट पे। फर्स्ट कॉन्टैक्ट, हाँ। तो मेरा फर्स्ट कॉन्टैक्ट में बताता हूँ, जिसमें मेरे ऊपर मैगजीन खाली हो चुकी हैं 2 बार। तो एक बार तो जैसे हम लोग नए नए थे तब भी, और तो कोई जगह थी जहाँ पे खबर मिली थी कि 5 एरिया कमांडर और उनके साथ 4-4, 5-5 लोग उनके सपोर्टर, और तो बड़ी मीटिंग होने वाली थी। 3-3 भी लोग लगाओगे तब भी 15 लोग हो जा रहे हैं। तो 15 के आसपास की खबर थी कि कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है, और हमारी 2 टीम वहाँ पे गई हुई थी, और पूरा गांव का एक मोहल्ला था, और पूरा मोहल्ला ही हमने घेरा हुआ था, कोर्डन लगाया हुआ था। तो एक कोर्डन लगा दिया था जिसमें हम लोग शामिल थे, और एक आउटर कोर्डन और एक इनर कोर्डन लगा हुआ था। आउटर कोर्डन में हम लोग बैठे थे, और हमको फिर किसी ने, हमारे सीनियर वहाँ पे आए, उन्होंने बोला कि यार, क्योंकि हमारे मतलब जो लोकेशन था उसके और हमारे बीच में एक टीम और बैठी थी। उन्होंने बोला आप यहाँ से उठ के बाहर की तरफ चले जाओ, यहाँ कोर्डन पूरा हो चुका है। तो हम लोग वहाँ से निकल के गाँव के बिल्कुल आउटर कोर्डन से भी बाहर निकल गए, और JNK की बात है। तो वहाँ बाहर निकल के, और हम वेट कर रहे थे, रात को 9 बजे के आसपास लग गए थे, और पूरी रात हम लोग बैठे थे, वेट कर रहे थे कि कब कांटेक्ट हो, कब मतलब मिलिटेंटों की मीटिंग हो रही है तो कब वो लोग आएंगे, कब मीटिंग करेंगे। और उस टाइम पे ये तकरीबन 20-25 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो उस टाइम पे इतने ग्रुप चलते थे मिलिटेंटों के, आजकल तो एक मिलिटेंट में मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पे ग्रुप के ग्रुप चलते थे। तो तकरीबन सुबह 4:30 के आसपास, टाइम मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी स्टोरी हो गई, बहुत पुराना मतलब टाइम का है ये। तो तकरीबन 4:30 के आसपास का टाइम रहा होगा, और एक आवाज़ कहीं से आती है। तो और हमारे जो 4:30 सुबह, हाँ 4:30 सुबह, अंधेरा टाइप ही है। हाँ अंधेरा है।
ज़्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक है। निकल रहा था, उजाला होने वाला था, हुआ नहीं था। अच्छा, हम लोग जहाँ पे बैठे थे, हम गांव के बाहर तो लगभग आ ही चुके थे। हमारी बगल में 100 मीटर दूरी खेत शुरू हो गए थे और खेतों में धान था और कुछ घर थे। एक घर नया बन रहा था जिसकी खिड़कियां नहीं बनी थी, 3 मंजिल का घर तैयार हो गया था, खिड़कियां वगैरह लगनी बाकी थी, कुछ ईंटें वींटें सामने रखी थी। हम लोग एक गाय भैंसे बनती है ना, तबेला टाइप होता है, उसके पास बैठे हुए थे और सामने की तरफ हम 3 लोग बैठे हुए थे, पीछे 2 लोग बैठे हुए थे। पीछे वाले जो 2 लोग थे वो पीछे का एरिया देख रहे थे, हम सामने का देख रहे थे, सीधी सी बात है। अब कॉल आता है हमारे पास कि क्या आपकी तरफ से कोई आवाज़ आई है, क्या सुनने को मिली है क्या? तो हमने बोला नहीं। तो वो आवाज़ हमारी जा नहीं रही थी क्योंकि हम लोग पहले ही बाहर थे, तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर आ रहा था वहाँ पे कुछ। हम लोगों ने मोटरोला सेट होता है वोकी टोकी, वो लेके, हमारे जो सीनियर थे रामनिवास सर, वो लेके बाहर निकले, हम दोनों उसके साथ चले। हम दोनों उस टाइम में MMG भी, मतलब उस टाइम पे मैं MMG भी कैरी करता था। तो हम लोग जैसे ही बाहर निकले, बाहर निकलते ही हम दूसरी साइड देख रहे थे और हमारे पीछे की साइड से 2 लोग आ रहे थे और जो हमारे पीछे वाले बंदे बैठे थे उन्होंने उनको देख लिया था। तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि देखो नमाज पढ़ने जा रहे हैं शायद। लेकिन आदत एक हमारी होती है कि बैरल हमारा कोई भी अननोन आदमी कोई भी है उसकी तरफ बैरल चलता ही चलता है, तो ऑटोमेटिक चलता है, हमारी इंस्टिंक्ट ही है। हाँ, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ही सेट है। जैसे हमने PTT स्विच दबाया, उसका जो वोके टोके वाला स्विच, तो उसमें एक आवाज़ निकलती रेडियो जैसे, जैसे दबाया उन दोनों ने हम पे फायर कर दिया। वो मिलिटेंट थे और ये गैप रहा होगा तकरीबन 30 मीटर के आसपास उस टाइम पे। और जैसे उन्होंने हम पे फायर किया, हमारे दोनों बंदों ने उन पे फायर कर दिया। उनको तो केवल हम दिखे, हमारे पीछे 2 बंदे थे उनको वो दिख रहे थे। हमको नहीं पता था कि पीछे हमारे कोई है जिसने फायर किया है। तो हमारे सामने एक दीवार बनी हुई थी टीन की, खड़ी टीन लगा के दीवार बनाते हैं वो लोग, उसमें गोलियां लग रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी हमको। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि किस साइड से गोलियां आ रही हैं। हम लोग नीचे गिर चुके थे, क्रोलिंग करते किसी तरह हम लोग अपनी जगह पे वापस पहुंचे। तो हमारे जो सीनियर सर थे उन्होंने आवाज़ दिया कि यार भुरियाल, आपने किया क्या फायर? तो अब उनका कहना सही था कि हाँ, उन पे हमने किया। अच्छा, हमारे दोनों बंदों को हम नहीं दिख रहे हैं, उनको मिलिटेंट दिख रहे हैं, मिलिटेंट को हम दिख रहे हैं, उनको दोनों बंदे नहीं दिख रहे हैं। और इस कंडीशन में हमने जो पूछा उनसे कि क्या तुमने फायर किया, उन्होंने बोला हाँ हमने किया। तो आपको लगा फ्रेंडली फायर रही है, फॉल्स अलार्म है? नहीं, हमने सोचा कि गलती से, क्योंकि हम जब बाहर निकले उस टाइम पे वोकी टोकी हमारे पास था, उनके पास था नहीं। टीम में एक ही होता था उस टाइम पे, आजकल तो हर बंदा रखता है या फिर बड़ी के बीच में रख रहे होंगे, लेकिन उस टाइम पे रखता था एक ही। तो वो हमारे पास था। तो इन्होंने बोला कि हाँ हमने किया। तो मेरे को जो सीनियर हमारे थे उन्होंने बोला जा यार एक बार देख, उनको बोल के आ कि यार हम पे ही कर दिया तुमने। तो वही मतलब आपको अभी तक ये नहीं बताया कि मिलिटेंट है। हाँ। तो हमको लगा कि क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने किया, उन्होंने मिलिटेंट पे किया, मिलिटेंट को 1 गोली या 2 गोली लग गई। अच्छा। वो वहां पे गिर गया, एक गिर गया, एक मिलिटेंट खेतों में भाग गया। अब उनको दिखा कि गिर गया एक और एक भाग गया, तो वो अब उसके बाद फिर वो बोले भी नहीं। बोले क्यों नहीं? एक तो वो चला गया था, दूसरा खेतों में। अब इनको ये भी नहीं दिख रहा था कि दोनों गिरे कि एक गिरे। उस टाइम तक सब कंफ्यूजन में चल रहा था। मैंने टॉर्च उठाई और मैं चल दिया। और उस टाइम पे डर कुछ था नहीं क्योंकि नए नए थे और ये चीज़ें देखी नहीं थी, फेस नहीं किया था कभी ऐसा कुछ। एक आधी कॉन्टेक्ट मेरा हुआ था उससे पहले। जैसे मिलिटेंट की आंखों में टॉर्च गई और मैंने देखा कि उसने अपनी AK उठाई और मुझ पर फायर शुरू कर दिया उसने। मिलिटेंट की आंखों में टॉर्च गई? हाँ, टॉर्च की फ्लैश जब गया तो। आप खेतों में जा रहे हो? नहीं, खेत दूर है, वो प्लेन ग्राउंड है और इसमें सामने मिलिटेंट गिरा हुआ है और वो बेहोश है। अच्छा, बेहोश है। बेहोश मिलिटेंट पे टॉर्च गई आपकी? हाँ, बेहोश मिलिटेंट है, या हो सकता है वो नजदीक आना देना चाह रहा हो, मुझे नहीं पता है। अच्छा, जैसे मेरे आंखों में उसकी मतलब टॉर्च जैसे गई, उसने आंखें खोली ऐसे और उसने फायर शुरू कर दिया। और वो मेरे से 10-15 फीट, जितना भी मान लो आप टॉर्च का फ्लैश हम आगे लेके जाते हैं चलते टाइम, बस इतनी दूरी थी। उसको सिर्फ टॉर्च दिख रही होगी उस अंधेरे में। हाँ, उसके आंखों पे सीधा लाइट है, उसने लाइट की तरफ गोली चला दी। हाँ, उसने मेरे ऊपर गोली मैगजीन खाली कर दी। अच्छा। और वो मैगजीन खाली, मैं वहीं पे गिर गया। गिरने के बाद मैंने जितने भी रोल किए, मतलब पता नहीं कौन कौन से रोल करके, मैं जहाँ पे सेफ जगह पे जहाँ घुसा वहाँ पे गोबर का ढेर लगा हुआ था, अंदर गोबर के अंदर घुस गया था मैं पूरा, मेरा गर्दन तक गोबर पूरा घुस गया था मैं। फिर मेरे जो 2 बंदे थे हमारे, उन्होंने खींच के मुझे बाहर निकाला और दोनों ने निकाल के चेक किया। वो मेरा
पहला कांटेक्ट था जिसमें मैं नर्वसनेस, मेरे को इतना लग रहा था कि मेरे हाथ से एके नहीं उठ रही थी, कि मुझे वो 5-10 सेकंड का जो लगता है कि मुझे मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे, मुझे लगा कि कहीं गोली लगी है, और मेरे साथ वाले मुझे चेक कर रहे थे कि कहीं गोली तो नहीं लगी है, क्योंकि पूरी मैगजीन खाली हुई है। मैंने उनको बोला कि मिलिटेंट है। जो पीछे दोनों थे उनके बीच में एक छोटी सी दीवार थी, वो मिलिटेंट उनको नहीं दिख रहा था, गिर तो गया था, सामने आते तो दिख रहे थे, लेकिन वो गिरा हुआ नहीं दिख रहा था। और उनको ये नहीं पता था एक है कि दो है। उनका रिएक्ट करना भी गलत था, क्योंकि टॉर्च इस साइड से आ रही थी, मैं आ रहा हूँ, तो वो फायर भी नहीं कर पाए दोबारा, और फायर करेंगे तो फायर पहुंचेगा भी नहीं, क्योंकि बीच में छोटी सी दीवार है। मैंने बोला वहाँ मिलिटेंट है, और उस पर इन्होंने फायर किया होगा, क्योंकि मैंने ब्लड देखा है वहाँ पे, उसको गोली भी लगी हुई है। तो फिर हमने साइड से जाके अपने दोनों बंदों को सेफ निकाला वहाँ से, और उस वाले मिलिटेंट को उठाने के लिए वो बंदा पहले शायद भाग गया होगा, फिर वो बंदा वापस आ गया, और वापस वो इसलिए भी आया कि उसके हथियार और उसका टैग वेस्ट पाउच जो होता है जिसमें मैगजीन वगैरह डालते हैं, उसको उठा के ले जाने के चक्कर में, ताकि वो इनोसेंट काउंट हो जाए। तो इस चक्कर में वो दोबारा आया और उसने ऊपर से फायर शुरू कर दिया। अब हम दोनों ही साइड से घिर चुके थे कि नीचे वो बंदा था, उसका तो पता था वो जो घर नया बन रहा था उसकी दूसरी तीसरी मंजिल पे वो चढ़ा हुआ था, और ये जो हमारे दो बंदे पीछे थे ये देख रहे थे कि हाँ वो फायर कर रहा है, इसका मतलब बंदा घर में है। अब ये तो फंस गए थे, क्योंकि ये भी पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे और उनसे डायरेक्ट हो गए थे उस तरफ से, घर से तो बिल्कुल डायरेक्ट ही दिख रहे थे लोग। थोड़ा थोड़ा लाइट शुरू हो गया था, हम लोगों ने एमएमजी लगा दी थी, दो चार राउंड उस तरफ निकाल रहे थे, ताकि अगर उसका हथियार और पाउच ले गया उठा के, तो फिर हम किसी को बोलने के लायक नहीं थे कि मिलिटेंट है। वो मिलिटेंट तभी है तब उसके पास हथियार और अम्नेशन है, अगर वो नहीं है तो वो मिलिटेंट भी नहीं है। तो हम लोग फिर काफ़ी टाइम लगा हमको ये करने में कि वो एक तो ऊपर वाला हमको ये नहीं पता था कहाँ है, फिर अच्छा उनको दोनों को निकालना था, तो उसके दूसरी साइड से बीच में थोड़ा सा गैप था, और उस गैप के बीच एक टीन की दीवार थी जहाँ कोने पे मैं खड़ा हुआ था, और कोने से मैंने उनको मतलब आवाज़ लगाई थी कि यहाँ पे आना है आपको, और उन्होंने ओके कर दिया था। पहला बंदा आ गया था, पहले बंदे को अंदर खींच के गिरा लिया था, तो कोना ऐसे कोना बन रहा था, ऐसे कोना बन रहा था, यहाँ पे वो बंदा है मिलिटेंट है, एक बंदा यहाँ गिरा हुआ है, और यहाँ से ये वाले कोने पे एक बंदे को मैंने खींच के गिरा लिया था अपने ऊपर, दूसरे वाले को गिराने लगा तब तक यहाँ पे यूजेल आ गया था, बिल्कुल हमारे पिन पॉइंट जहाँ पे मतलब ये मोड़ है, और यहाँ की ईंट निकाल दी थी पूरी, और वो एक माइक्रो सेकेंड होगा कि हम लोग इस तरफ अंदर गिरे हुए थे और हमारे बिल्कुल बैक साइड में वो ब्लास्ट हुआ। तो मेरा पूरा हाथ खून से भर गया था उस टाइम पे, वो पूरा टीन था, टीन से फट गया था, हाथ लग गया था पूरा। अच्छा। हाँ, पूरा खून खून हो गया था मैं वहाँ पे। लेकिन उनको निकाल के लाए, फिर पांचों बंदे हम एक जगह इकट्ठे हो गए। तब उन्होंने बताया कि दो बंदे हैं, एक गिरा हुआ है, एक ऊपर घर में है, और तो दूसरे वाला फिर उसने देखा कि हाँ और बाकी, क्योंकि तब तक हमारी बाकी की जो गांव, हमने जो गांव घेरा हुआ था मोहल्ला, वो सारी टीम इस तरफ आ गई थी, क्योंकि कांटेक्ट वहाँ की बजाय यहाँ हो गया था। तो वो सब आ गए थे, उन्होंने कवर करना शुरू कर दिया था, तो उसके ऊपर वाले की समझ में आ गया था कि हाँ अब मुश्किल है, इसका वेपन आप नहीं ले जा सकते हो। तो वो निकल लिया वहाँ से खेतों से, और खेतों में आप जा नहीं सकते अंधेरे में। तो अच्छा, वो उस निकलने से पहले उसने क्या कर रहा हुआ था कि उसको तब लगा, मेरे एक सीनियर आ गए थे वहाँ पे, शर्मा जी, उन्होंने मेरे को इशारा किया कि तू यहाँ पे आ जा। तो मैं दीवार के नीचे से निकल के और दूसरी साइड जाके एक घर था, उसके हमने पूरी खिड़कियां खोल दी, और जैसे ही खिड़की खोली वो जो ऊपर बंदा बैठा था उसने फायर कर दिया। तो हमको ये नहीं पता फायर कहाँ से आ रहा है, लेकिन हाँ ये था कि इसके अलावा भी कोई है जो फायर कर रहा है कहीं से। और नीचे वालों ने, जो हमारे साथ वाले थे, उन्होंने बता दिया था कि उस घर में कहीं है। घर भी 3 मंजिल का है, अब 3 मंजिल में कौन सी मंजिल से फायर कर रहा है ये पता नहीं लग रहा था, क्योंकि खिड़की अगर दिख भी रही है तो अंदर अंधेरा है। तो वही हमने सेम किया, फिर उस घर की पूरी खिड़कियाँ हमने खोल दी, और तो हम पे फायर आ रहा था, वहाँ पे एक बार फायर आया। तो उसके बाद फिर हमने बारी बारी से, 2 बंदे थे हमने बारी बारी से उसको, जो नीचे था उसको ठोका। तो वो मेरा पहला किल है। पहला किल? हाँ। ठोका कैसे ठोका? तो वो पहले शर्मा सर ने बोला कि यार तू जूनियर है, नया नया है, तो तू ठोकेगा। हालांकि वो, और ये वही ऑपरेशन है जिसमें आपको इतनी नर्वसनेस थी? हाँ, पहला ऑपरेशन कि एक नहीं उठ रही थी और उसी में आपने ठोक दिया। और मेरे से ठुकवाया उन्होंने। उन्होंने बोला कि यार तू अभी नया नया है और हमको तो बहुत मौके मिले हैं,
बाकी तेरा ये स्टार्ट यहीं से, क्योंकि तेरी जान भी बची यहाँ से, तो तू ही ठोकेगा इसको। तो अब खिड़की के पास जाते ही तो फायर आ रहा था, तो खिड़की से पीछे सीढ़ियाँ थी, सीढ़ी पे बैठ के आराम से तसल्ली से लिया। और पहला उसको हो सकता है कहीं ऐसी जगह लगा हो जहाँ रिएक्ट उसका कुछ हुआ नहीं। फिर शर्मा, एक तो लाइट भी इतनी नहीं थी, लाइट तो आ ही नहीं रही थी बिल्कुल। अच्छा, उसने क्या किया हुआ था, उसने अपना पोच यहाँ से खोल के और मतलब नीचे गिराया हुआ था और एक एक को टांग के नीचे छुपा के रखा हुआ था। और वो हर 2-4-10 सेकंड के बाद एक बार उठ के ऐसे देख रहा था और फिर दोबारा मरने की एक्टिंग कर रहा था। हमको सामने से दिख रहा है और हम दोनों यही देख रहे हैं कि वो हर 5-7 सेकंड में एक बार उठ रहा है, ऐसे देख रहा है और फिर मरने की एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, उसने 2 ग्रेनेड निकाल के उनकी पिन निकाल के अपने पोच में डाल दिया था, पिन निकाल के और पोच में फंसा दिया था, ताकि जैसे ही बाहर निकलेंगे ग्रेनेड फट जाएंगे और मेरे आसपास जितने लोग रहेंगे सब फट जाएंगे। तो ये उसने और कर लिया था इसके बीच में। तो फिर उन्होंने ट्राई किया, फिर उनका भी एक गया ऐसे ही। फिर जब मैंने ट्राई किया अगला, तब उसको एकदम से वो मतलब लगा कि उसका एक बार बॉडी ऊपर उठी और फिर धीरे धीरे हाथ उसका नीचे चला गया था। पता लग गया था ये शांत है। कितने डिस्टेंस पे ये हुआ है? ये होगा तकरीबन 150 मीटर, 100 मीटर होगा। अच्छा, काफी मतलब 100 मीटर होगा, ठीक ठाक डिस्टेंस। हाँ, वो उजाला धीरे धीरे हो चुका। आप मतलब देख रहे हो बाइनोकुलर से मूवमेंट? नहीं, एक ही था, एक ओपन। अच्छा, ओपन। हाँ, एक ही साथ हथियार कहाँ है। तो पहली गई गोली, हाँ, लगी नहीं इसको शायद? पहली गोली लगी, उसके आसपास लगी होगी क्योंकि मैं हेडशॉट के चक्कर में था। अच्छा। और दूसरी गोली सर ने जानबूझ के साइड में छोड़ी कि इसी से मरवाना है करके, लेकिन अपना नंबर तो लेना है, वो मुझे पता है, उन्होंने जानबूझ के छोड़ा ताकि इसी से मरवाना है करके। और तो फिर तीसरे वाले मतलब मेरा दूसरा वाला जो शॉट था उसमें किल था। और फिर आपको पता समझ में आ गया ये किल है, बट उसकी जो ग्रेनेड वगैरह से गए तो उसको बॉडी को अप्रोच करा होगा आपने? बाद में फिर हमने नहीं, बाद में फिर जाके और पैर पे जैसे रस्सी बांध के थोड़ा खींचते हैं कि नीचे तो नहीं लेके बैठा है, कोई ग्रेनेड पिन निकाल के नीचे तो नहीं डाला हुआ है, तो थोड़ा सा आगे तक मतलब थोड़ा सा 10 फीट तक आगे से खींचते हैं। और तो उसी में उसका पाउच वहीं पे रह गया था। फिर जब पाउच को सर्च करते हैं तो पिन निकाली हुई साइड में गिरी हुई थी, इसका मतलब इसने ग्रेनेड का पिन निकाल के अंदर डाला हुआ है। फिर उसको ग्रेनेड को निकाल के दोबारा से पिन अंदर डालते हैं। आपकी कभी किसी मिलिटेंट से बात हुई है, कॉन्वर्सेशन? मिलिटेंट के साथ इतना टाइम कहाँ लगता है। हाँ, लोगों की होती है। मेरी यूनिट के ऑफिसर हैं जिनकी हो रखी है, और कर्नल बिस्टर हैं जिनकी हो रखी है बात, और उनका कन्वर्सेशन के चक्कर में मतलब मिलिटेंट को दूसरे ने ठोका, उन्होंने मिलिटेंट को एंगेज किया। और उस ऑपरेशन में मेरी यूनिट ने 17 मिलिटेंट तो मेरी यूनिट को मिले थे, टोटल 20 मिलिटेंट एक ऑपरेशन में किल किए थे मेरी यूनिट ने। 20 मिलिटेंट? 20 मिलिटेंट एक ऑपरेशन में। ये इस हद तक ग्रेनेड का पिन निकाल कर मरने वाले, उसको पता है मरना है, उसको तो पता ही है मरना है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं कितनों को और लेके जाऊं साथ, क्योंकि मेन मकसद तो वही होता है ना, उनका मुद्दा तो वही है। आपको तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है, आप समझते हो। इनकी ट्रेनिंग किस लेवल की होती है, जिन्होंने एटलीस्ट जिनका आमना सामना आपके साथ हुआ है? इनकी ट्रेनिंग सर मेरे हिसाब से तो अच्छे ट्रेंड होते हैं, अच्छे ट्रेंड होते हैं लोग। और लेकिन इनका इतना ना गुदा नहीं है कि सामने डट के और आमने सामने की फाइट जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले लेते हैं। ये वाले ना आमने सामने नहीं लेते। हमने इनको भागते हुए देखा है, भागते भागते ही ठोका है। तो ये ज़्यादातर भागने वाले ही मिलते हैं, आमने सामने के कांटेक्ट में ये लोग ज़्यादा टिकते नहीं हैं। आप हेडशॉट क्यों प्रेफर करते हो? मज़ा आता है। हेडशॉट के बाद गुंजाइश नहीं रहती ना कोई, नेचुरली, वो तो खैर है। और हेडशॉट का मज़ा ही अलग है। मज़ा ही अलग है। कितने हेडशॉट हुए आपकी लाइफ में, मतलब अगर आप बताना चाहोगे जो भी है, जैसे आपको ठीक लगे? नहीं, ऐसे हेडशॉट का कोई काम नहीं। जिंदा में कैसे होता होगा ये काम करना? मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं है कभी। नहीं सर, उस टाइम पे सोचना नहीं होता। उस टाइम पे जो आपके सामने बंदा है ना, कर देना होता है। उस टाइम पे आपको ये लगता है कि पता नहीं अगर इसके साथ ऐसा नहीं हुआ तो ये पता नहीं कितनों के साथ ऐसा करेगा। रोता नहीं है, भीख नहीं मांगता है? हाँ, मांगते हैं ना, लेकिन इतना टाइम देता कौन है उनको भीख मांगने तक का? और भीख में ही तो दे रहे हैं उनको, जो गोलियां दे रहे हैं ना वो भीख में ही दे रहे हैं। वो गोलियां भीख में ही दे रहे हैं। तो बंदा आपके सामने है, पकड़ रखा है, और पीछे से आके नहीं, पकड़ना किस लिए है? ऊपर से पकड़ने में टाइम वेस्ट क्यों करना है सर? अच्छा, फिर आप कैसे पकड़ोगे फिर ले जाओगे? पकड़ने के बाद तो मारने का भी मजा नहीं आता ना। फिर पकड़ने के बाद मारा तो फिर क्या ही मारा, और फिर पकड़ के भी आप करोगे क्या? उसका लेके जाओगे, लेके जाने के बाद फिर उसको 3-3 साल तक जेल में बिठा के खिलाओगे पिलाओगे, उसको पालोगे, वहीं पे खत्म कर दो?
बट ये खत्म। वो तो सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई जिंदा पकड़ना है तो अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं उससे क्या पूछ लेंगे, और क्या ही पूछ लेंगे सर। हमको कोई जिंदा उठा ले, हम क्या ही बता देंगे किसी को, काट लो भाई तुमने जो काटना है। हमको कोई जिंदा पकड़ के भी हमसे क्या ही पूछ लेगा। उसको जिंदा पकड़ के भी हम क्या ही पूछ लेंगे उससे, वो क्या ही बता देगा हमको ऐसा जो हमको नहीं पता होगा। उनसे ज़्यादा तो हमारे इंटेलिजेंस कंपनियां, हमारी फौज जानती है। सही बात है, उनके बारे में। सही बात है। तो ये गर्दन काटने वाली बात पे मेरे को समझाना पड़ेगा आपको, क्या कैसे होगा ये काम? कुछ राज ही बने रहने तो। ठीक बात है। बट आपने ये काम करा है तो क्या जान सकते हैं इसके बारे में, क्या होता है ये, और क्या मतलब किस माहौल में, किस सिचुएशन में ये हो सकता है? क्योंकि वो भाग रहा है, उसको रोका है, कर दिया काम, ये गोली से नहीं मारा उसको, ये क्या? कितने हुए हैं कारगिल में, देख लो आप क्या हालत हुई है। क्या हुआ है कारगिल में? तो क्या क्या कर दिया था उन्होंने, पूरी बॉडी अस्त व्यस्त कर दी थी। उसके बाद देख लो कितने हुए हैं। और फिर बदले की कोई हद नहीं होती है सर। बदले की कोई हद नहीं होती है। हमने लिए इनसे बदले अच्छे से। हाँ, रिवेंज तो लिमिटलेस। लेना भी पड़ता है, कौन लेगा? हमें लोग को तो लेना पड़ता है। हम जैसों के लिए तो आप ही लोग हैं। नहीं सर, यहाँ है ना हमारे सोशल मीडिया के लोग बहुत हैं जो बदला यहीं से बैठ के लेते हैं। हाँ, मतलब जो कर सकता है वो करता है, बट वो आप अपने हाथों से जो कर सकते हो नहीं, वो बदला वो लेते हैं ना, वो उल्टा ही ले रहे हैं ना। चक्कर ये है, क्या वो लोग उल्टा ही ले रहे हैं। जैसे हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमको दिक्कत क्या है कि हम लोग उनसे लड़ लें, हाँ, लेकिन इनसे नहीं लड़ पाते हैं। इनसे नहीं लड़ पाते हैं क्योंकि अपने ही भाई हैं। और ये एक मिलिटेंट आके जितना बड़ा काम करता है ना, उससे ज़्यादा सोशल मीडिया के कुछ गंदे लोग हैं जो इससे बड़ा काम यहाँ बैठ के कर लेते हैं आप, और उनको शर्म नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हो और किस टाइप की बातें कर रहे हो? अगर आप नाम नहीं भी लेना चाहते तो आप किस टाइप के कैटेगरी के लोगों की बात कर रहे हो? कुछ लोग हैं सर, अभी देखो ना, पीछे जो भी ऑपरेशन हुए उन पे ही सवाल उठा रहे हैं लोग। अच्छा, आप जब देश की सेना आपको बोल रही है, मैं नहीं जानता सरकार क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। मैं सरकार, कोई भी सरकार, चाहे वो अभी की हो, पहले की हो, उससे पहले की हो, सरकारों से हमारा कोई लेना देना, कोई मकसद ऐसा है नहीं कि हम सरकारों की बात माने या सरकारों के कहने पे हम नहीं जा रहे। लेकिन जब फौज आपको ये बोलती है ना कि हमने ये किया है तो किया है, उसको डिनाई नहीं कर सकते आप। अब ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हो, उस पे जिस टाइप के लोगों ने बोला कि ये तो गलत है, ये हुआ नहीं है, क्या वो पता नहीं क्या जो बकवास होते तो, क्योंकि वो थे नहीं ना, उनको बांध के नहीं ले गए ना आगे, उनके भेजे के बगल से गोलियां नहीं गई है, उनके कान के पास से गोली की आवाज़ नहीं आई है। उन लोगों ने वो माहौल नहीं देखा है। तो वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। असली दर्द तो ये है कि वहाँ से बच के आ भी जाते हैं इतना कुछ करके, और यहाँ पे आके जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना, तो बड़ा गुस्सा भी आता है, और मतलब दिल ये भी सोचता है कि यार इन लोगों के लिए फिर हम ऐसा कर रहे हैं कि इन लोगों के लिए अपनी जान वहाँ पे रख के ले जाते हैं। इन लोगों के लिए हम 8-8 बार मौत से हाथ मिला के वापस आके भी यहाँ जिंदा बैठे हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसको सुनकर आपको ऐसा लगा है? बहुत सारी बातें हैं सर, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो कोई ये बोलता है कि वो तो पेड़ ही गिरे हैं, जब एयरफोर्स बोल रही है कि नहीं भाई पेड़ नहीं गिरे हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ बोला जाता है पेड़ ही गिरे हैं। अरे भाई पेड़ ही गिरे होते तो वो लोग तड़पते नहीं ना, उनसे ज़्यादा ये इनको तड़प ज़्यादा होती है। वहाँ मिलिटेंट मरते हैं, दुख इनको होता है। तो ये सब सुन के तो बड़ा दुख लगता है सर। अभी बाहर आए, उस टाइम पे बोल नहीं सकते थे, अब बोलने को मिल रहा है। आप क्या बोलना चाहोगे? आप बोलो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, खुला है आपको। अगर जो भड़ास निकालनी है आपको निकालो, जो आप कहना है आपको कहो। नहीं, भड़ास तो बहुत लंबे टाइम तक निकलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि जब फौज आपको ये बोल दे, फौज के अधिकारी जब आपको ये बोल दें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ पे अगर कोई फौज के अधिकारी ये बोलते हैं कि हमने ऐसा किया, तो उसके बीच में कोई शक सवाल की गुंजाइश नहीं रह जाती है। आपको वहाँ ब्लाइंडली ये मानना पड़ेगा कि फौज ने ऐसा किया है, क्योंकि फौज किसी राजनेताओं की या किसी राजनीति की गुलाम नहीं है। फौज अपना काम बखूबी निभा रही है, अच्छे से कर रही है, और उनको यही करने का काम है उनका, यही करने का मैंडेट है। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल वी रिस्पेक्ट। तो ठीक है, ये लोग भी समझ जाएंगे
क्या इलाज है इन लोगों का, ये जो देश के अंदर ही बैठे बैठे उल्टी सीधी बकवास करते हैं? सर इनका कोई इलाज नहीं है। ये पहले ये हर युग में चलते हुए आए हैं ऐसे लोग। बट हर युग में ना इनको टॉलरेट नहीं करा जाता है, कुछ ऐसे टाइम भी आए हैं नहीं सर, ये शकुनी हैं। हाँ, जहर घोलते हैं ये लोग, यही शकुनी है। तो हर युग में होते हैं और इनका कोई इलाज भी नहीं है, ये अभी भी रहेंगे। बस हम बहुत सोचते हैं कि इन लोगों से हमको कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन पड़ता तो है। सबको पड़ता है, हमको पड़ता है, बाहर बैठे उनको पड़ता है। अब यहाँ पे ना देखने वाली बात यही है कि जब हमको इतना पड़ता है, और क्योंकि हम एक्चुअली वहाँ पे उस कंडीशन में हम लोग रहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग वहाँ पे हैं, तो हमको पता है या फिर इन लोगों को पता है। तो जब हम वहाँ पे ग्राउंड पे हम लोग हैं, तो हमसे पूछो, कोई आप फौज से पूछो, जो फौज बोल रही है उसको मानो। आपने सारी जिंदगी अपनी JNK में बिताई? नहीं। अच्छा। मेरे 3 टेनोर रहे हैं। मैं 3 बार, मेरी ज्वाइनिंग के टाइम पे मेरा पहला पोस्टिंग JNK का है। मैं एक बार बीच में JNK जाके आया हूँ जिसमें मेरा पैर कटा। ठीक है। और मैं रिटायरमेंट मेरा JNK से ही हुआ है। हाँ ठीक है। तो मतलब मेरा स्टार्टिंग, फिनिशिंग और बीच का पार्ट। ठीक है। इस दौरान आपने ऑपरेशन सिंदूर नहीं देखा, बट अल्टीमेटली ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा। हाँ, और देखा, आपने महसूस किया। हाँ, क्योंकि क्या महसूस किया, क्या देखा आपने? आपको क्या दिखा? हमको तो खैर जो न्यूज़ पे दिखा रहा है वही दिख रहा था, आपको क्या दिख रहा था? न्यूज़ में तो सर वही चीज़ें दिखती हैं जो दिखाई जाती हैं, वाहियात चीज़ें दिखाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ समझ नहीं आता है असली क्या है, नॉनसेंस क्या है। बाकी ऑपरेशन सिंदूर में सर मुझे नहीं पता इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया क्या बोल रही है। मुझे ये लगता है कि हमने उनका वो इलाज किया है कि आने वाले लंबे टाइम तक वो लोग दोबारा पंगा लेने की सोचेंगे नहीं। उनके दिमाग से सारे कीटाणु मर चुके हैं जो बड़े हो रहे थे धीरे धीरे। बाकी बारूद बहुत बरसा है, गर्मी देखने को अभी मिल रही है, और दिखाया कम जाता है, गिराया ज़्यादा जाता है। बाकी अच्छे से बजाया है और लंबे टाइम तक का डोज उनको दे दिया गया मेरे हिसाब से। तो जब आपने पहलगाम अटैक वाली पिक्चरें देखी थी, आप कहाँ थे उस वक्त? उस टाइम पे मैं कहीं दूसरी जगह पे था। ठीक है। लेकिन वो जो हुआ ना, वहाँ पे आए तो हैं वो लोग, कहीं तो उन्होंने खाना भी खाया है। हाँ। जिंदा तो रहे हैं वो लोग, कहीं से तो वेपन भी मिला होगा, या वहाँ से लेके इतनी दूर आए भी होंगे। जबकि सरकार तो इतनी कोशिश कर रही है वहाँ पे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, वहाँ के लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा सर। कुछ सपोर्ट के बिना तो हो नहीं सकता। वहाँ तक वो लोग पहुँचे हैं, कुछ तो होगा। मैं नहीं मानता कि सब लोग खराब हैं या, लेकिन कुछ तो हैं। कुछ तो कीड़े हैं बीच में अभी भी, जिन पे दवा डालनी बाकी है। आपने जब पहलगाम अटैक के बारे में देखा, सुना, क्या लगा आपको? मुझे लगा कि मेरा पैर नहीं कटा होना था। क्या करते आप? What would you have done? वहाँ होना चाहिए था पहले तो, और मैं नहीं, वहाँ पे कोई भी होता, कोई भी, मतलब किसी भी फौज का कोई भी सिंगल बंदा भी वहाँ पे होता। हालांकि थे वहाँ पे कैप्टन साहब अपने एक, जो शहीद हुए हैं शायद, तो थे। लेकिन उस टाइम पे वो कंडीशन क्या रही होंगी, उन्होंने कैसे वो मतलब जूझे होंगे, उनसे क्या हुआ है वो तो वही जानते हैं। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मुझे होना चाहिए था, या फिर मेरे साथियों को वहाँ पे होना चाहिए था। हमने धुरंधर देखी है पिक्चर? हाँ, मैंने धुरंधर देख ली, दोनों पार्ट देख लिए। क्या कहना आपको उस पर? मूवीज़ पे तो क्या ही कहना है, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है। और देख के मज़ा भी आया कि धीरे धीरे करके ना अब ऐसी चीज़ों पे मूवी बन रही हैं, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो चल रही हैं हमारे यहाँ, और इनके जो काम दिखा रहे हैं कहीं, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा किसी का लॉस होना चाहिए। तो अभी 1-2 दिन से मैं न्यूज़ कुछ सुन रहा हूँ कि उसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे हो या फिर ऐसे कुछ कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो सबको पता है। और क्या पता ऐसा नहीं भी हुआ। नहीं, मैं तो इनफैक्ट कह रहा था कि वो जितना सच जितना लग रहा है ना फिक्शन, शायद उससे कम है, क्योंकि हर हफ्ते तो एक खबर आ जाती है कि पुलवामा अटैक करो, अननोन गनमैन, या अननोन गनमैन ही हर जगह पहुंचा हुआ है। क्या चक्कर है, जहाँ देखो अननोन गनमैन है। तो सही भी तो है सर। हाँ, बहुत बढ़िया है। और नहीं तो पहले लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने पूरे ख़त्म करवा दिए। और क्या। और अब कम से कम ठीक है, उनको कहीं से तो सपोर्ट होगी ना। बिल्कुल, कोई तो उनको सपोर्ट कर ही रहा होगा ना, वहाँ जा के मार रहे। हाँ, तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, होना भी चाहिए।
उनका इलाज भी वही है। आजकल आमने सामने की लड़ाइयाँ बहुत कम है, यही लड़ाई बची हुई है और इसमें बहुत बढ़िया से कर रही है एजेंसियाँ, इतना अच्छा काम कर रही है कि सुन के भी मज़ा ही आ जाता है कि आज एक और, आज एक और, आज एक और, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इसमें क्या है सर कि अभी दोनों ही तरह से है कि वो यहाँ पे आएँ, फिर हम उनको ढूंढें, फिर हम उनको ठोकें, और वहाँ वो खुले घूम रहे हैं तो क्यों ना वहीं जाके करने में आसानी है। तो हो सकता है हमारे कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, नहीं तो उनके घर में इतने सारे उनके आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, कहीं सिंध प्रांत अलग जा रहा है, कहीं 3-4 टुकड़े तो वैसे ही होने वाले हैं थोड़े दिन में, और वैसे भी उनकी तैयारी तो चल रही, तो आपस में वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं उससे, और इंडिया को जोड़ भी रहे हैं। तो चलो जोड़ने से तो हमको क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन उनका तो आपस में काफ़ी दिन से चल रहा है। बढ़िया है ये हमारे लिए, मतलब अब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए बट और क्या ही बोल सकते हैं, सच तो यही है। नहीं, कहने से तो क्या ही हो रहा है, पर ठीक है, जो ग्राउंड में तो हो ही रहा है ना, कुछ ना कुछ तो कोई तो है ही ना। जो भी टेररिस्ट एलिमेंट, और कब से लगे हुए हैं ये लोग, हाँ, कितने साल हो गए, और बड़े दिनों बाद सर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि पहले ये उल्टा हो रहा था, ये हमको अपनी खबरें सुनने से फुर्सत नहीं थी, अब ये वहाँ की सुन रहे हैं हम लोग। अब मजाल देखो इनकी, पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया इन्होंने। हाँ, और हम लोग भी बाज नहीं आते। ये बात तो तब आएंगे ना जब इनको कोई जवाब देगा। हमने जवाब क्या दिया पार्लियामेंट के बाद? क्या जवाब दिया बताओ सर? सही में जवाब तो अब शुरू हुए हैं। उस लेवल का जवाब तो नहीं दिया उस वक्त, जब नहीं, हमने किसी भी लेवल का नहीं दिया, हमने तो लेटरबाजी ही करी ना। हमने क्या किया, यहाँ से क्या भेजा वहाँ पे? हमने इंक्वायरी भेजी, फाड़ के फेंक दी उन्होंने, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। नहीं किया हमने। अभी भी तो यही बोल रहे हैं वो लोग, लेकिन अब इलाज हो रहा है, अब स्प्रे करने के लिए वहाँ जा रहे हैं हम लोग। ये बहुत जरूरी है, इसके बिना नहीं आएगी समझ में इनको। और देखो 2-3 बार तो इन्होंने किया, अच्छा है, सरकार कैसे चल रही है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्होंने जो एक्शन किया है ना, रिएक्ट जो किया है ऐसा होने के बाद, मुझे उसमें मज़ा आ गया। मैं तो एक फौजी हूँ, मुझे कोई फ्री हैंड दे, मैं तो पता नहीं कहाँ चला जाऊँ, क्या करके आ जाऊँ। हर फौजी ऐसा ही है। तो आप अगर मुझे फ्री हैंड दोगे, इसका मतलब आपने मुझे, मेरे प्रोफेशन को सक्सेस कर दिया। आपने मुझे वो, मतलब एक तो लिमिटेड काम आपको दिया हुआ है, और आप मुझे ये बोल दो कि आप लिमिटलेस हो, आप जहाँ जाओ जो कर सकते हो इस कंडीशन में। और पहली बार ऐसा बयान सुना सर जिसमें आपको ये बोला गया हो कि फौज अपनी भाषा में जवाब देगी। हाँ, दिल खुश हो गया। मतलब वो जो जितना लॉस वहाँ लग रहा था ना कि ये जो क्या करके गए हैं, और ये एक वर्डिंग मेरे दिल को छू गई कि यार पहली बार मैंने ऐसे, मतलब हमारी लाइफ तो इतनी है ना, हमने तो पहली बार ऐसा सुना कि सेना अपने समय से अपने हिसाब से जवाब देगी, और जवाब वैसा ही था। क्या आपको लगता है ये अभी बाज आएंगे कि नहीं? नहीं, कैसे आ सकते हैं सर, वो बाज ही आ जाएं तो फिर कहना ही क्या था। बाज तो नहीं आएंगे अभी, हाँ, लेकिन काफ़ी टाइम तक मुझे लग रहा है कि अभी कुछ और टाइम रहेंगे अभी शांत, फिर धीरे धीरे दोबारा इनको यही करना है। और हम भी तो नहीं समझते ना, हम भी नहीं समझते, हम भी तो क्या करते हैं, हम भी, हमारे ही कुछ लोग इनके सपोर्टर हो जाते हैं। इनकी संसद में हमारे ही लोगों के बयान बताए जाते हैं, इससे बुरी बात और क्या होगी? आपको क्या लगता है कितनी गुंजाइश है अभी? हम तो यही सुनते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। अभी यूएस और ईरान की लड़ाई हुई, तो पाकिस्तान बहुत बढ़िया तरीके से मीडिएटर बन गया है। चलो हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो वहाँ पर टेररिस्ट छुपे हुए हैं। सर पाकिस्तान मीडिएटर बन के आया या मीडिएटर बनाया गया, ये तो सबको पता है कि उसको तो पैसे फेंक के कहीं भी बिठा लो आप। सही बात है। तो उसको तो बस, मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा हिसाब है, कि मुझे लग रहा है कि ये दिखाने के लिए कि इंडिया के अलावा भी एशिया में कोई ऐसा देश है जो ये काम कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया बीच में। नहीं तो पाकिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं था बीच में। पाकिस्तान तो उल्टा ईरान को सपोर्ट तो कर ही रहा था, और वहाँ से वो डबल क्रॉस कर रहा है। पाकिस्तान तो यूएस के साथ भी जाके बैठ रहा है, और ईरान को तो सपोर्ट पहले से ही कर रहा है। तो वो तो दोनों तरफ से है, और ये चीज़ अगर यूएस को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना बढ़िया है, नहीं आएगी तो वो भी डबल क्रॉस हो रहे हैं और उनको मजे भी आ रहे हैं दोनों को। उनको तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे होशियार तो वही है। नहीं तो बोटियाँ भी तो वही फेंकता है भाई, एग्जैक्टली, बोटियाँ भी तो वही फेंकता है, और ये भी इतने आरामी है, दोनों साइड की खा लेते हैं। यस, यही स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल। वो दोनों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, वो बन रहे हैं। क्या दिक्कत है, इनको तो चाहिए ही है, दैट इज व्हाट दे वांट। वहाँ से उनको बोलते हैं ठोको, यहाँ से ईरान को बोलते हैं तुम ठोको, बस आपस में ठोकते रहो, बीच में दोनों साइड से खा रहे हैं।
बीच में इंडिया फंस जाता है, बट ये प्रॉब्लम है। नहीं, इंडिया का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई समझौता हो भी रहा है और लड़ाई रुक भी जाए तो क्या होगा, लास्ट लड़ाई रुक जाएगी ना, अच्छी बात है। इंडिया तो पहले ही सोच रहा है, हमारा पेट्रोल महंगा हुआ जा रहा है इनके चक्कर में। वही बात है, वही बात है। हमारा अब यहाँ का आदमी परेशान होगा, और हम इसके लिए भी हम किसी और को दोषी मान लेते हैं फिर। हाँ, ये जरूर मेरे को थोड़ी सी, इतनी लोगों को कॉमन सेंस नहीं है कि इतनी दिन से लड़ाई चल रही है, ये मेरे को पेट्रोल महंगा होना ही है। ये मेरे को भी अजीब सी लगती है बात। ये आप बात ठीक है, मतलब बड़ी ऑब्वियस सी बात है, पर लोगों का ये है ना, इंडिया में बड़ा मज़ा आता है। जैसे क्रिकेट के मैच में लोगों को पत्थर फेंकने में या सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है ना, इस टाइप की सिचुएशन जो एक्चुअली में किसी के हाथ में नहीं है। अब इंडिया पूरी धरती का राजा तो है नहीं, ठीक बात है। रिसोर्स धरती पे लिमिटेड है। अगर कहीं पर कम हो गया हो तो हर सर, किसी को दो फर्क पड़ोसी पड़ेगा। झगड़ रहे हैं, एक आध पत्थर हमारे पे भी आएगा ही आएगा, हमारे घर पे भी एक आध पत्थर, हमारा भी एक आध गिलास शीशा टूटेगा ही टूटेगा। अब आप ये बात समझा नहीं सकते लोगों तो को। नहीं, ये लोग बोलते हैं कि उसका बिल बना के तुम उनको दे के आओ कि भाई हमारा शीशा तुम्हारी लड़ाई में टूटा है, इसको पेड़ करो तुम। दे दो को तो कौन देगा आपको वापस उसका? वही तो बात है, वो बोलेंगे हमारे सर फूटे पड़े हैं, तुमको अपने शीशे की वो पड़ी। उल्टा 2-4 बिल ना दे दें हमें, पता चले पहले आप हमारे कराओ ठीक। इसमें भी देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आती हैं, जैसे हमारे तेल के टैंक निकल के आ रहे हैं, गैस के टैंक निकल के आ रहे हैं, हमारे लोग सेब बच रहे हैं, 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार लोग सेब बच के निकले हैं। कितनी लड़ाइयाँ हुई, लड़ाइयों के बीच में लोग सेब आ रहे हैं। हमको माननी चाहिए कुछ चीज़ें, सही बात, लेकिन हम नहीं मानते। हम इतने बेशरम हैं कि हम फिर भी उंगली उठाने की हिम्मत कर लेते हैं। उंगली तो लोग ऐसे उठाते हैं यहाँ पे जैसे कोई हिसाब नहीं है। पर ठीक है, लोगों का काम है, उनकी जितनी समझ में आए, उनको जितना लगेगा वो करेंगे, हैं तो आखिर हमारे ही। पर वो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग की वजह से है ना। हाँ, वो हमको मूर्ख समझते हैं, पता नहीं क्या है इंडिया में, मतलब काफी। और उसको राजनीति से जोड़ देते हैं, फिर उसको अलग से नाम दे देते हैं। यही आंखों के सामने जो चीज हो रही है उसको तो देखो। हाँ, हम मानते हैं कुछ चीज गलत भी हो सकती है। कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो ये नहीं होता क्या? हाँ, वो कहाँ से कोई तेल पैदा कर देते अपना खुद का? हो सकता है वो इससे ज्यादा निकाल के ले आते, तो हम उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, या उनको गालियां दे रहे होते हाँ, कि तुम कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब गालियां दोनों को देनी है, बिल्कुल। बट हाँ, गाली हमसे ये तो और भी ज्यादा खाते हैं। देखो, एक तो आपका कोई दूसरा भी होता है ना, और आपको उम्मीद है कि कोई पार्टी ऐसी है और वो गलती करती है, तो आपको लगता है ये तो है ही ऐसी। लेकिन आपको जब लगता है कि ये पार्टी हमारी है, हमने बनाई है, या फिर और वो करती है, तो वो डबल गालियां खाती है। सही बात है। आपका जब कोई अपना छोटी सी गलती करता है तो वो ज्यादा गालियां खाता नहीं, है। कुछ ठीक करा जाए, डिफिकल्ट सिचुएशन है, कुछ ठीक करो तो गाली है, हाँ। कुछ ज्यादा ठीक करो तो डबल गाली है। अब उस कंडीशन में देखो, पता नहीं सरकार भी क्या कर रही होगी, किस माहौल में, ऐसे माहौल में एक बीच का रास्ता निकालना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ही मुश्किल क्योंकि आज तक जितने भी दो देशों की लड़ाई हुई है, मुझे नहीं लगता सरकार ने दोनों देशों में से किसी एक देश को चुना होगा। हाँ, नहीं चुना, और दोनों को संभाल रही है। दोनों को संभाल रही है। पहला ऐसा देश है जो किसी भी साइड नहीं है, जो बीच का रास्ता लिए हुए चल रहा है। अगेन पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ, उससे कोई मतलब नहीं। गालियां हमसे भी खा लेंगे, ये लोग भी खा लेंगे कभी न कभी। ये जब भी गलती करेंगे हमसे गालियां खाएंगे, हमने क्या लेना इनसे? करते भी तो हैं। हाँ, बिल्कुल। बट कौन नहीं करता है? कुछ फैसले इनके भी ऐसे होते हैं जो ये गालियां खाते हैं, तो ये भी खाएंगे। दे डिजर्व इट हमारे लिए, एट दैट टाइम। देखो सर, फौजी देश का है, किसी पार्टी के बंधन में नहीं बोलता है कोई भी, तो फौजियों के लिए तो सब बराबर हैं मेरे हिसाब से। तो ये भी ऐसा ही, वो भी ऐसा ही, और हमारे लिए तो जो देश के लिए अच्छा करेगा वो अच्छा है। आपने यूएस के बारे में बात करी थी, पहले हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तो जो लड़ाई चली रही है, यूएस बोटियां फेंकता ही रहता है, लड़ाई चलती रहेगी, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। नहीं, फर्क पड़ता है सर उसको। अब इसमें क्या है, बिल्ली है ना, तो बिल्ली तो यहाँ से भी रोटी खानी, वहां से भी खानी उसने, तो वो तो पहले झगड़ा लगवाएगी, फिर झगड़ा निपटाएगी, तभी तो उसके हथियार बिकेंगे ना सर। वो तो सीधा सा सर, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि लड़ाई होगी नहीं तो हथियार बिकेंगे कहाँ? सही बात है। उनको अपनी मार्केट बनानी है, वो पहले ग्राहक पैदा करते हैं, फिर अपना हथियार बेचते हैं। सीधी सी बात है। ये चीज़ किसकी समझ में नहीं आ रही है? सबको पता है वो किसी का नहीं है, वो हमारा नहीं है, उनका नहीं है, किसी का नहीं है। वो सब वो अपने पैसे का है, वो अच्छा कर रहे हैं अपने देश के लिए, क्योंकि वो किसी का झगड़ा लगाते हैं पहले और फिर उनको हथियार बेच लेते हैं अपने। पर उनका गुजारा चल रहा है। हाँ, बढ़िया धंधा है। हाँ, धंधा है उनका। दुनिया का सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन है वो तो वही है। उनको कोई बीट नहीं कर सकता। कभी वेपन बेचते हैं, कभी तेल बेचते हैं। अभी तेल के पीछे पड़े हैं, देखो बेच भी देंगे शायद। बेच रहे वो तो बोल रहा है, वो अभी मार्को रूबियो है उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो आपको बोलता है कि आपको जितना तेल चाहिए हमसे लो ना आप। हाँ, तो ये आप फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता कि गेम कहाँ कौन खेल रहा है।
बट आपने अमेरिकन एयरबोर्न और अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के साथ भी कुछ हाँ। एक्सपीरियंसेस किए हैं। कैसे बंदे हैं वो, किस टाइप के लोग हैं, किस लेवल पे हैं वो? बहुत बेटर हैं, ठीक नहीं है, है कुछ वो खास नहीं? वो फोर्स यूएस की टॉप फोर्स है, जैसे हमारे स्पेशल फोर्सेज वगैरह होती है ना, तो ऐसे ही उनकी वो टॉप है। हाँ, और उनके साथ हमारा थोड़ा सा ही ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही है। और ठीक है, उनकी टेक्नोलॉजी, और ये भी काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले या 15-20 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। उनके वेपन, उनकी मतलब इक्विपमेंट वगैरह, इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी बहुत उनकी अच्छी है। इक्विपमेंट में और हमारे स्पेशल फोर्सेस के इक्विपमेंट में कितना फर्क है? दिन रात का सर, अच्छा, दिन रात का। वहाँ पे M4 टैबोर वगैरह उस टाइम पे यूज़ हम उनके साथ करके आए, और यहाँ पे हम लोग, हमारा एक ही चल रहा था। एक के अभी शायद हो सकता है कुछ चेंज हुआ हो, नहीं तो एक के से खेले हम तो। अगर अमेरिकन इक्विपमेंट हमारे स्पेशल फोर्सेस को मिले, अब तो मिल ही रहा है, पहले की 99 बात। में अगर वैसा होता तो बात अलग थी। तो बात अब भी ठीक थी और अच्छी होनी थी। और अब दुनिया के सारे स्पेशल फोर्सेस अगर आपको रैंक करने हो, जो आपको लगता है बेस्ट है, इंडिया को तो छोड़ ही दो क्योंकि वो तो एक अलग हमारी कहानी है, हमारा लव है उसके लिए, तो उसको हम नहीं गिनते। अमेरिकन, ब्रिटिश, आपने जितने भी देखे हैं, रशियन मुझे नहीं पता, वो भी शायद देखे हों, बेस्ट कौन सा है आपके हिसाब से? सर सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है, क्योंकि वो कंडीशन देखे जाते हैं, ऑपरेशंस देखे जाते हैं। हमारी ऑपरेशन हम बाहर ही नहीं लेके आते। अभी मीडिया के सामने हमारे ऑपरेटर अभी कुछ टाइम से बैठने लगे हैं, 5 साल लगा लो बस। 5 साल से पहले क्या कोई ऑपरेशन को डिस्कस करता था? नहीं, बिल्कुल ही, अब तो स्टार्ट हुआ है थोड़ा बहुत। क्या हमारे इंटेलिजेंस कंपनी वाले, रो वाले, क्या कभी कोई डिस्कशन, क्या कभी इनकी स्टोरियां बाहर आई हैं? नहीं आई है, कुछ ही टाइम से आ रही हैं। हाँ। और कुछ ही टाइम पे आने के बाद हम उनकी बराबरी करने लगे हैं, ये कहानियां सुन सुन के। और वो लोग अपने एडवर्टाइजमेंट कब से कर रहे हैं। पिक्चरें बना रखी उन्होंने। हाँ, पिक्चर उनकी अच्छी पिक्चर बनी हुई है। क्या नाम है उसका? नेपट्यून स्पीयर, जो ओसामा वाला ऑपरेशन था उनका। हाँ, लोन सर्वाइवर है। लोन सर्वाइवर देखी होगी लोन आपने? सर्वाइवर, हाँ। क्या लटरल ब्रदर्स थे उसमें तो भाई? नहीं, लोन सर्वाइवर है जिसमें 5-6 बंदे अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। और हाँ, वही तो मूवी, अच्छी मूवी उन्होंने बना रखी थी। और उस टाइम पे हमारे क्या बनती है, हमारी धुरंधर बनी है। LOC अभी बनी है ना। हमारी क्या थी अभी, कारगिल, LOC। कारगिल में देखो, कारगिल में कितना, और कारगिल में भी हम उनके वेपन स्टैंडर्ड उनकी मूवीज से पता लगता है। उनकी मूवीज में कितने लेटेस्ट वेपन और क्या क्या टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है। कुछ चीज़ होता है तभी दिखाया जाता है, तो उनके पास इतना सब कुछ वो था, करते तो हैं, तब वो ब्रांडिंग बहुत दिखा बढ़िया रहे करते हैं। हाँ। तो अजय जी, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं, अभी ना पेट भरा है और अभी तो क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई है, तो एक और एपिसोड करना पड़ेगा। सर एक और भी करना पड़ेगा। आगे इवेंट कर रहा हूँ अभी एक साइकिल रैली कर रहा हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी। पूरे पीपल विद डिसेबिलिटीज लोग रहेंगे ये लोग। क्या बात है। और मैं ही कंडक्ट कर रहा हूँ इसको, अच्छा, ऑर्गेनाइज मैं ही कर रहा हूँ ये भी। इसके बाद तकरीबन 15 इवेंट मैंने प्लान कर रखे हैं, धीरे धीरे करके उनको। ये अगले साल मार्च तक शायद ही हो जाएगा। तो इसके बाद और हैं एडवेंचर के काफ़ी सारे इवेंट। आपके एडवेंचर वाली तो हमने डिस्कस करी नहीं बात। आपने बोला था स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, माउंटेन, 10-15 मिनट सब में जाएंगे। और माउंटेनिंग वाले में तो ज़्यादा जाएगा। माउंटेनिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया आपने, सियाचिन ग्लेशियर। वी हैव नॉट डन एनी ऑफ दिस, तो इसके लिए तो एक आधा एपिसोड और चाहिए होगा, है ना? कर लेंगे, एक और कर लेंगे। एक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।